अध्याय 1 मेरा पूर्ण प्रकटीकरण। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद जियान बे, जिला रुगाव सिटी, नंबर 3 हाई स्कूल। कक्षा की अंतिम पंक्ति की सीटों पर स्थित एक कोने में। उठो, ये लिंडचेन। अपने शरीर की हल्की थपथपाहट से चौंक कर जागने के तुरंत बाद ये लिंचेन ने नींद भरी आंखों से अपनी आंखें खोली। वह पूरी तरह से अचंभित था। फैटी झांग का थोड़ा चिकना चेहरा उसकी नजर में आया। फैटी झांग के चेहरे पर एक सतर्क लेकिन चिंतित भाव था, जबकि उसकी नजरें बीच बीच में लेक्चरन पर जा रही थी। तुम ऐसे ही कैसे सो गए? ली शियुलियो पहले से ही कुछ मौकों पर हमारी तरफ देख रहा था। मुझे लगता है कि वह पहले से ही भावनात्मक विस्फोट के कगार पर है, फैटी झांग ने चिंतित होकर कहा। मुझे भी नहीं पता क्यों, पहले मुझे अचानक बहुत नींद आ रही थी। ये लिंचेन ने अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि कब उसने प्रोडिजी सिस्टम की बाइंडिंग ध्वनि सुनी थी। उसके तुरंत बाद वह बेहोश हो गया था। उसने ऊपर देखा और असुरली की बेहद शत्रुतापूर्ण नजरों से मिला। ये लिंचेन एकदम से पूरी गंभीरता से सीधा बैठ गया और सीधे सामने देखने लगा। असुराली, जिनका असली नाम ली होनकाई था, ये लिंचेन के गणित के शिक्षक थे, जो उनके फॉर्म टीचर भी थे। इसके अलावा वे पूरे स्कूल के छात्र मामलों के निदेशक भी थे। वे एक बेहद कठोर व्यक्ति थे, जो अक्सर छात्रों के माता पिता से मिलने की कोशिश करते थे। नतीजतन उन्हें असुराली उपनाम दिया गया। वह असुरली के पाठ के दौरान खुद को कैसे झपकी लेने दे सकता था? ये लिंचेन को ये सोचकर ही उल्टी सी होने लगी। हो। अगले ही क्षण वह सहसा स्तब्ध रह गया, क्योंकि शब्दों की पंक्तियां उसके मन में भयावह ढंग से उभर आईं। हाई स्कूल शिक्षक ली होनकाई से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। गणित में दक्षता जोड़ 1। हाई स्कूल शिक्षक ली होनकाई से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। गणित में दक्षता जोड़ 1। हाई स्कूल शिक्षक ली होनकाई से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। गणित में दक्षता जोड़ 1। ... जैसे जैसे ली होनकाई का पाठ आगे बढ़ता गया, उसके दिमाग में शब्द अत्यंत तीव्र गति से लगातार बढ़ते गए। क्या हो रहा था? ये लिंचेन का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अब व्याख्यान पीठ की ओर नहीं देखा, बल्कि अपना सिर नीचे किया और गणित की किताब उठा ली। वह पन्ने पलटने लगा और पढ़ने का दिखावा करने लगा। गणित की पाठ्यपुस्तक पर स्व अध्ययन। गणित प्रवीणता जोड़ 1। गणित की पाठ्यपुस्तक पर स्व अध्ययन। गणित प्रवीणता जोड़ 1। ... ये लिंचेन के हाथ इतने कांप रहे थे कि वह गणित की किताब फेंकने को तैयार हो गया। शांत रहो, मुझे शांत रहना है। ये लिंचेन ने इस समय अपनी शक्तिशाली मानसिकता का प्रदर्शन किया। उसने गहरी सांस ली और अपना ध्यान अपने मन पर केंद्रित किया। उसके दिमाग में एक पैनल उभरा। पैनल पर कुछ खंडित छोटे चौकोर फ्रेम थे, जो किसी खेल में पाए जाने वाले कौशल के समान थे। वर्तमान में कुछ चौकोर फ्रेम पहले से ही प्रकाशित थे। चीनी प्रवीणता 20%, अंग्रेजी दक्षता 5%, गणित प्रवीणता 40% और अभी भी लगातार जोड़ 1 की दर से बढ़ रही है। भौतिक विज्ञान दक्षता 10%। ... कुल मिलाकर 20 से ज्यादा चिन्हों को प्रकाशित किया गया था, जिसमें साइकिल चलाने की उनकी क्षमता भी शामिल थी। बस इतना था कि गणित के अलावा उनकी कोई भी दक्षता 30% से ज्यादा नहीं थी। जहां तक शेष बची हुई छोटी छोटी चौकोर फ्रेमों का प्रश्न है, जो काले रंग में थी, संभवतः वे उन कौशलों को दर्शाती थी जिन्हें अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। ये लिंचेन आश्चर्य से हौंफने लगा। उसे पता ही नहीं था कि वह इतना बेकार इंसान है, अगर उसने यह न देखा होता। क्या यह संभव है कि वास्तव में कोई प्रोडिजी सिस्टम हो? ये लिंचेन का पूरा चेहरा उत्साह से लाल हो गया जब उसने अपनी गणित दक्षता को देखा, जो लगातार बढ़ रही थी। थोड़े समय में उसकी गणित दक्षता पहले से ही 60% तक बढ़ गई थी। गणितीय ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा, जो पहले उसके दिमाग में धुंधला सा लग रहा था, अब क्रिस्टल स्पष्ट हो गया था। वह खुद को नए दक्षता स्तर को आजमाने से रोक नहीं सका। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह उतना ही प्रभावशाली होगा जितना उसने सोचा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा और पाया कि फैटी झांग उलझन में व्याख्यान पीठ को देख रहा था। फैटी झांग ने कभी कभी अपना सिर हिलाने का नाटक किया, जैसे कि उसे पाठ के दौरान अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। फैटी झांग, क्या तुम पाठ समझ सकते हो? ये लिंचेन ने पूछा। फैटी झांग ने झिझकते हुए कहा, शायद। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। चिंता मत करो, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ये लिंचेन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम मुझे पढ़ा रहे हो? फैटी झांग हैरान था। वह कुछ देर सोचने के बाद अनिश्चितता से बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम आखिरी स्थान पर आए हो, जबकि मैं कक्षा में दूसरे स्थान पर हूं। ने ये लिंचेन को लगा कि उसे अपनी सामान्य छवि से बाहर निकलने की जरूरत है। आप परीक्षा में सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, है ना? फैटी झांग ने खुद से कहा, सभी सवालों के लिए नहीं। वह कभी कभी गणना करने का प्रयास भी करता था, लेकिन उसकी गणना का हर प्रयास हमेशा गलत ही निकलता था। ये लिंचेन ने आगे कहा, आप किसी भी तरह से बेतुके अंदाजे लगाकर कुछ सवाल सही कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ देखिए। मैं हमेशा बिना चूके सभी सही जवाबों को टालने में सक्षम हूं। क्या आपको लगता है कि यह बेतुके अंदाजों से हासिल किया जाता है? ऐसा लगता है कि सभी अनुमान गलत साबित करना बहुत मुश्किल है। फैटी झांग ने अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर स्थिति का विश्लेषण करने के बाद अपना सिर हिलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझकर परीक्षा में 0 अंक प्राप्त कर रहे हैं? ये लिंचेन ने धीरे से सिर हिलाया। ये सही है। फैटी झांग को अभी भी थोड़ा संदेह था। इस बीच ठंडी चमक की एक किरण सीधे व्याख्यान पीठ से निकली। वह ठंड से एकदम कांप उठा। ये लिंचेन, झांग हाओ, अगर तुम्हें सीखने में रुचि नहीं है तो तुम कक्षा छोड़कर जा सकते हो। असुराली की उग्र आवाज और उसके खतरनाक आभा का प्रभाव इतना ज्यादा था कि पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। हालांकि जैसे ही हर कोई एक हास्य दृश्य देखने की तैयारी कर रहा था, ये लिंचेन फैटी झांग की चौकस निगाहों के नीचे धीरे से खड़ी हो गई, जो जटिल भावनाओं और सम्मान से भरी हुई थी। शिक्षक ली, मैं झाओ हाओ को पढ़ा रहा था। क्या तुम दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते? तुम में से एक कक्षा में सबसे आखिरी स्थान पर है, जबकि दूसरा कक्षा में दूसरे सबसे आखिरी स्थान पर है। तुम में से एक इतना साहसी है कि पढ़ाता है, जबकि दूसरा वाकई सीखने का साहस रखता है। जब वह सभी की चौकस निगाहों के सामने था, तो ये लिंचेन ने अपनी निगाहों में कोई भावना नहीं दिखाई, जबकि उसकी आंखें कक्षा में राजा की अवमानना के साथ घूम रही थीं। उसने अपने शरीर पर झुर्रीदार शर्ट को ठीक किया और धीरे से बोला, मैं कथित तौर पर आप सभी आलसी छात्रों के साथ मिलकर रहने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे केवल अलगाव और तिरस्कार की भावनाएं मिल रही हैं। मैं अब दिखावा करना बंद करने जा रहा हूं। मैं एक विलक्षण व्यक्ति हूं और यह मेरा पूरा खुलासा है।
वाह! संपूर्ण कक्षा में तुरंत ही कोलाहल मच गया। अरे, ये लिंचेन की हिम्मत कैसे हुई खुद को विलक्षण कहने की? क्या वह अपना विनाश चाहता है? अरे नहीं, कॉलेज प्रवेश परीक्षा लगभग आ गई है और इसके अत्यधिक दबाव के कारण हम में से एक और व्यक्ति पागल हो गया है। दुनिया बहुत पागल है, यहाँ तक कि ये लिंचेन में भी खुद को विलक्षण कहने की हिम्मत है। चूंकि ये लिंचेन ने खुद का खुलासा कर दिया है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं भी नहीं छिप सकता। मैं वास्तव में एक अरबपति हूँ और यह मेरा पूरा खुलासा भी है। क्या ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले कोई मनोरंजन शो है? सभी लोग शांत रहें और व्यवस्थित तरीके से देखें। बैंग बैंग बैंग, असुरली ने मेज पर दस्तक दी। पूरी क्लास में तुरंत शांति छा गई, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। कौतुक! ये लिंचेन की शानदार वाक्पटुता सुनकर असुरली गुस्से में हंसने से खुद को नहीं रोक सका। वह पलटा और फुसफुसाहट की आवाज के साथ ब्लैकबोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। भले ही उन्होंने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, लेकिन कक्षा की ठंडी आभा में हर कोई ये लिंचेन को सहानुभूतिपूर्वक देख रहा था। 30 सेकंड बाद असुराली ने लिखना बंद कर दिया। ब्लैकबोर्ड पर एक गणितीय शब्द समस्या प्रकट हुई, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। लेक्चरन पर आओ। अगर तुम इस गणितीय शब्द समस्या को हल कर सकते हो तो मैं तुम्हें मेरे पाठों के दौरान ध्यान न देने की अनुमति दूंगा। असुराली ने ये लिंचेन को ठंडे अंदाज में देखा। अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे माता पिता को बातचीत के लिए बुलाऊंगा। क्या ये पिछली तीसरी मॉक परीक्षा का आखिरी प्रश्न नहीं है? प्रश्न देखकर कुछ छात्र एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। ये सही है, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये तीसरी मॉक परीक्षा का सबसे कठिन प्रश्न है। मैंने सुना है कि पूरे स्कूल में कोई भी अंतिम गणितीय शब्द प्रश्न हल करने में कामयाब नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि ये लिंचेन ने इस बार असुरली को बहुत ज्यादा उकसाया है। नो जुओ नो डाएक, उद्धरण चिन्ह। ये लिंचेन गर्व और साहस के साथ अपनी सीट से बाहर आया और सीधे व्याख्यान पीठ की ओर बढ़ गया। उनका आभामंडल बहुत प्रभावशाली था, जबकि उनका पूरा शरीर एक सीधे साधे छात्र जैसा आत्मविश्वास दिखा रहा था। उनके आभामंडल को महसूस करके कई छात्र अपना मुंह बंद करने से खुद को नहीं रोक पाए। ये लिंचेन ने अनायास ही अपना सिर हिलाया और ब्लैकबोर्ड के सामने चला गया। ये लिंचेन को अपना सिर हिलाते देख असुराली की आंखों में चुभने वाली ठंडक और भी बढ़ गई। अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे हल किया जाए तो ये स्वीकार करना आपके लिए सबसे अच्छा है, हर किसी का समय बर्बाद न करें। ये लिंचेन ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और अपने दाहिने हाथ में सफेद चाक उठाया। उसकी पीठ का दृश्य पहाड़ की तरह दबंग और समुद्र की तरह अथाह लग रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या तुम इस तरह के एक साधारण सवाल से मेरी बुद्धि का अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि उसकी आवाज बंद हो जाए और असुरली को गुस्से में आने का मौका मिले, ये लिंचेन ने पहले ही ब्लैकबोर्ड पर एक फुसफुसाहट की आवाज के साथ समस्या का उत्तर देना शुरू कर दिया था। अध्याय 2, पैसा कमाने का तरीका। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। ये लिंचेन के कार्यों ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। आश्चर्यजनक रूप से वह उत्तर देने के लिए सचमुच काफी साहसी है। भाड़ में जाओ, ये प्रभावशाली है। मैं केवल समाधान शब्द ही लिख सकता हूँ। कम से कम शब्द गणना अनुभाग में तो वह जीत गया है। वह बस दिखावा कर रहा है। मुझे यकीन है कि वह आंख मूंदकर उस सूत्र को लिख लेगा और उसका इस्तेमाल करेगा जो उसे पता है। असल में असुराली पहले से ही भावनात्मक विस्फोट के कगार पर था। वह बस यही इंतजार कर रहा था कि जैसे ही ये लिंचेन कोई गलती करे, वह अपना गुस्सा बाहर निकाल ले। हालांकि जब उसने ब्लैकबोर्ड पर लिखी हुई बातें देखी तो वह स्तब्ध रह गया। उसके होंठ फड़कने लगे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। हुश हुश हुश। पूरी कक्षा में केवल ये लिंचेन के ब्लैकबोर्ड पर लिखने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये लिंचेन की चाक से लगातार सूत्र निकलते रहे। कुछ सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले और साथ ही अपरंपरागत सूत्र भी थे जो उसने प्रथम वर्ष से लेकर वरिष्ठ वर्ष तक सीखे थे। लिंचेन ने उन्हें इतनी कुशलता से इस्तेमाल किया और वह विभिन्न सूत्रों को पूर्णता के साथ जोड़ने में सक्षम था। स्वाभाविक रूप से कक्षा के निचले तबके के लोग इस समस्या को हल करने की प्रक्रिया को समझ नहीं पाएंगे। कक्षा में केवल कुछ ही छात्र थे जो उसके प्रदर्शन से पूरी तरह चकित थे। उनकी आंखों में ऐसा लगा जैसे ये लिंचेन के हाथों में प्रश्न जीवंत हो उठा हो। इसलिए यह पता चला कि इन सूत्रों का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। इसलिए यह पता चला कि इस प्रश्न में इस सूत्र का उपयोग करना आवश्यक था। फैटी झांग ने आश्चर्य से ये लिंचेन को देखा, मानो ये लिंचेन का पूरा शरीर चमक से चमक रहा हो। हालांकि फैटी झांग को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ये लिंचेन एक दुर्जय व्यक्ति लग रहा था। अंततः D=2 का उत्तर पूरी तरह से सामने आ गया। उसने आश्चर्यजनक रूप से इसे हल कर दिया। क्या उत्तर वास्तव में 2 के बराबर है? अरे वाह, क्या ये सच है? मैं महसूस कर सकता हूँ कि दुनिया के बारे में मेरा नजरिया टूटने के कगार पर है। ऐसा नहीं हो सकता है ना? क्या ये हो सकता है कि ये लिंचेन सच में एक छिपी हुई सीधी सादी छात्रा है? अपने लिए सही होम लोन चुनना एक्स बिलो प्ले 941। क्या ऐसा हो सकता है कि हर परीक्षा में 0 अंक लाना उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी योग्यता पर निर्भर है? हर एक व्यक्ति आश्चर्य से अवाक था। ये लिंचेन के प्रदर्शन ने उनके मन में एक बड़ी अशांति पैदा कर दी और वे शोर मचाने लगे। चुप हो जाओ, असुरली ने हर व्यक्ति की बेचैन भावनाओं को दबाने के लिए अपनी क्रूर आंखों से घूरते हुए कहा। छात्र, ये लिंचेन को समस्या हल करने से परेशान मत करो। जवाब तो मिल गया है ना? समस्या अभी तक कैसे अनसुलझी है? लोगों ने ऊपर देखा। उनकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई थीं कि उनकी आंखें लगभग उनकी आंखों के गड्ढों से बाहर निकल रही थीं। ये लिंचेन अब समस्या को हल करने के लिए दूसरी विधि का उपयोग कर रहा था, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। ये लिंचेन ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया था और इस बार दूसरे प्रकार के सूत्र और विधि का उपयोग कर रहा था। उसने अपने लेखन उपकरण को ऊर्जावान तरीके से इस्तेमाल किया। इस बार उसकी गति पिछले प्रयास से भी अधिक तेज थी। इसी तरह उत्तर D=2 था। ये लिंचेन ने 2 तरीकों के इस्तेमाल का प्रदर्शन करने के बावजूद चाक को हाथ में थामे रखा। वह ब्लैकबोर्ड के सामने ऐसे खड़ा था जैसे वह किसी विचार में खोया हुआ हो। अगले ही क्षण उसने दूसरी विधि के आगे संख्या 3 लिख दी। एक तीसरा तरीका था। असुरली ने पाया कि अब उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वह पूरी कक्षा के छात्रों की तुलना में ज्यादा सदमे में था। यह कहा जा सकता है कि यह विशेष समस्या हाई स्कूल के सभी कठिन भागों का संयोजन थी। इसे हल करने के लिए कुछ परंपरागत सूत्रों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। कुछ भाग तो हाई स्कूल के पाठ्यक्रम से भी आगे निकल गए थे।
हालांकि ये लिनचेन सभी सीखे हुए ज्ञान का कुशलतापूर्वक उपयोग करके समस्या को हल करने में सक्षम था। असुरली ने पाया कि एक शिक्षक होने के बावजूद उसे ये लिनचेन की क्षमता से कमतर होने पर शर्मा रही थी। तीसरी विधि को देखकर असुराली की पुतलियां एक पल के लिए अचानक सिकुड़ गईं। ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल नया ब्रह्मांड देख रहा हो। वह अपने मुंह के कोने से जोर से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाया, तो पता चला कि समस्या इस तरह से हल हो सकती है। प्रभावशाली। ये लिनचेन की तीसरी विधि थी आरेख बनाकर समस्या का समाधान करना। ये सरल लेकिन प्रभावी था। आरेख को देखकर ही कोई भी सीधे समझ सकता था कि इस समस्या का उत्तर दो था। जादूगर। वह एक जादूगर है। असुरली को लगा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी है। वह चाहता था कि वह खुद को ब्लैकबोर्ड पर फेंक दे, क्योंकि उसे लगा कि उसे छात्र होना चाहिए जबकि ये लिनचेन शिक्षक था। यह अब ब्लैकबोर्ड पर फिट नहीं होगा। ये लिनचेन ने धीरे से आह भरी, तभी उसने चाक नीचे रख दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि समस्या को हल करने के लिए उनके पास अभी भी कोई चौथा तरीका हो? कई छात्रों के मुंह आश्चर्य से ढक गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस दुनिया में वास्तव में एक असामान्य प्रतिभा मौजूद थी। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग का अन्याय ही जिम्मेदार था। ड्राइविंग गतिशीलता मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। ये लिनचेन की समस्या समाधान प्रक्रिया अत्यंत उत्तम है। उसके तीनों तरीके दोषरहित रूप से उत्कृष्ट हैं। सभी लोग इस पर ध्यान दें और इससे सीखें। असुराली ने ये लिनचेन के प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा की। उसके बाद ये लिनचेन के कंधे पर थपथपाया। उसकी पहले की उग्रता बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और उसकी जगह दयालुता और कृतज्ञता ने ले ली थी। तुमने वास्तव में खुद को मेरा छात्र साबित कर दिया है। तुम प्रभावशाली हो। आज से जब तक तुम अन्य छात्रों को सीखने से नहीं रोकते, तब तक तुम मेरे पाठ पर ध्यान नहीं दे सकते। ये लिनचेन कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की चौकस निगाहों के सामने शांति से अपनी सीट पर वापस चला गया। फैटी झांग पहले से ही हैरानी से स्तब्ध था। उसने ये लिनचेन से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। ये लिनचेन ने अपने कंधों को इस तरह से हिलाया जैसे कि उसकी पिछली उपलब्धि कुछ भी नहीं थी। उसने अपनी मेज पर रखी गणित की किताब को अंग्रेजी की किताब से बदल दिया और पूरी गति से पन्ने पलटने लगा। वह इतनी तेजी से पन्नों को पलट रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह किताब पढ़ रहा है। हालांकि ये लिनचेन के हाव भाव देखकर बाकी लोगों के चेहरे पर एक के बाद एक प्रबुद्ध भाव उभर रहे थे। शायद यही एक विलक्षण प्रतिभा और बाकी आम लोगों के बीच का अंतर था। स्व अध्ययन अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक अंग्रेजी प्रवीणता जोड़ 1। स्व अध्ययन अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक अंग्रेजी प्रवीणता जोड़ 1। रिंग डिंग डिंग। अंतिम पाठ की घंटी बजने पर सीखने का एक दिन समाप्त हो गया था। हर छात्र व्यवस्थित तरीके से अपने बैग पैक कर रहा था और घर जाने की तैयारी कर रहा था। मुझे बताओ फैटी झांग, अब पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये लिनचेन ने पूछा। पैसे कमाओ। फैटी झांग ने हैरानी से ये लिनचेन को देखा। हम अभी भी कॉलेज की योग्यता से पैसे कमाने से दूर हैं। अगर आपको पैसे की समस्या है तो मैं आपको कुछ उधार दे सकता हूँ। अरे वाह, कौन कहता है कि कॉलेज गए बिना कोई व्यक्ति पैसे नहीं कमा सकता? ये लिनचेन ने अपने होंठ सिकुड़े। ये समय अपनी क्षमताओं के आधार पर दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने का है। सच कहूं तो क्या आप पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं? तो तुम सच में पैसे कमाने के लिए उत्सुक हो? फैटी झांग का गोलमटोल चेहरा बिगड़कर भौहें सिकोड़ने लगा। तुम भी सही हो। चूंकि तुम अपनी पढ़ाई में इतने अच्छे हो, इसलिए तुम्हें अब स्वाभाविक रूप से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वह कुछ क्षण रुका और फिर बोला, ये लाइव स्ट्रीमिंग है। लाइव स्ट्रीमिंग? ये लिनचेन सोच में डूबा हुआ था। ये सही है, लाइव स्ट्रीमिंग ही इसका तरीका है। मैंने सुना है कि उन स्ट्रीमर्स के लिए 1 मिलियन से ज्यादा की सालाना आय करना सामान्य बात है। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फैटी झांग उत्साह के साथ साथ थोड़ी ईर्ष्या से भी भरे हुए थे। आप उपन्यास लेखन भी कर सकते हैं। इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और साथ ही आप पैसे भी कमा पाएंगे। उपन्यास लिखने के लिए जरूरी कौशल और अनुभव को लंबे समय तक इकट्ठा करने की जरूरत होती है और इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। ये लिनचेन ने तुरंत इस विचार को टाल दिया। तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ कह रहे थे? फैटी झांग ने अपने विश्लेषण को स्पष्ट करते हुए कहा, आप एक महिला नहीं हैं, इसलिए आप अपनी सुंदरता नहीं बेच सकती। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप गेम खेलते हुए खुद को लाइव स्ट्रीम करें। डूटा, लॉल, पबजी और अन्य की तरह इन लाइव स्ट्रीम के हजारों प्रशंसक हैं। हालांकि आपने पहले कभी वीडियो गेम नहीं खेला है, यह आपके लिए संभवतः एक कठिन रास्ता होगा, फैटी झांग ने सहजता से कहा। ये लिनचेन ने फैटी झांग के कंधे पर थपथपाया। मैं समझ गया, धन्यवाद। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही थी। छात्रों पर अत्यधिक तनाव न पड़े, इसके लिए स्कूल ने छात्रों पर रात में स्वयं अध्ययन करने का दबाव नहीं डाला। ये लिनचेन कक्षा के बाद सीधे पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल की ओर चल पड़ा। पिताजी, क्या आप आज व्यस्त हैं? ये लिनचेन अस्पताल के प्रशासनिक कार्यालय में आराम से चला गया और अपना बैग मेज पर रख दिया। धन संचय के बारे में 9 रोचक तथ्य जो आपको जानना चाहिए। मिलियनेयर क्लब्स इन। ये जिन ने अपना चश्मा ठीक किया। मुझे आज रात एक सर्जरी में जाना है। तुम मेरे दफ्तर में रहोगे और सेल्फ स्टडी करोगे। उसे उम्मीद के मुताबिक सर्जरी करानी है। ये लिनचेन ने अपने होंठ सिकुड़े। उसके पिता का जवाब हर बार एक ही था। ये जिन पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर थे। वे अपना पूरा दिन अस्पताल में ही बिताते थे। शायद यह उनके बेटे ये लिनचेन के साथ पर्याप्त समय न बिताने के अपराध बोध के कारण था। उन्होंने कभी भी ये लिनचेन के परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें दंडित नहीं किया था। उनका एकमात्र अनुरोध ये लिनचेन से था कि वह स्कूल के बाद हर दिन स्व अध्ययन करने के लिए अस्पताल आए। ये लिनचेन ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने पढ़ाई के लिए कोई पाठ्यपुस्तक नहीं निकाली, लेकिन उसने कमरे में चारों ओर देखा। अंत में उसने अपनी नजर मेज पर रखी मोटी मेडिकल किताबों पर जमा दी। इनमें मेजर अमेरिका का संग्रह, तत्पर संदर्भ के लिए अमूल्य नुस्खे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शामिल थे। उसने अपने पिता से सुना था कि अस्पताल समय समय पर अपने कर्मचारियों को चिकित्सा से संबंधित किताबें वितरित करता है ताकि कर्मचारी सीख सके और अपने ज्ञान को अपडेट कर सके। जहां तक उसके पिता ने इसे पढ़ा है या नहीं, उसे नहीं पता। ये लिनचेन ने लापरवाही से एक किताब उठाए और उसके पन्ने पलटने लगा। मटीरिया मेडिका का स्व अध्ययन संग्रह, पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रवीणता जोड़े। मटीरिया मेडिका का स्व अध्ययन संग्रह, पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रवीणता जोड़े। मटीरिया मेडिका का स्व अध्ययन संग्रह, पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रवीणता जोड़े। ये लिनचेन के दिमाग में शब्दों की पंक्तियां उभरी जो बिना रुके बार अपडेट हो रही थीं। काले रंग के कौशल ब्लॉकों में से एक अनलॉक हो गया और उसने अपने नए नए सीखे गए चिकित्सा कौशल को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया।
दक्षता स्तर 10% और लगातार बढ़ रहा है। आधे घंटे बाद ये जिन उठे और पाया कि ये लिनचेन वास्तव में रुचि के साथ चिकित्सा पुस्तकें पढ़ रहे थे। उन्होंने धीरे से एक गहरी सांस ली। यहाँ रहो और मेरी ड्यूटी शिफ्ट को कवर करो। मैं आज बस एक छोटी सी सर्जरी में भाग लूंगा, इसलिए मैं लगभग 2 घंटे में बाहर आ जाऊंगा। ये लिनचेन ने लापरवाही से सिर हिलाया और अपने हाथों में मेडिकल की किताब पढ़ना जारी रखा। वह थोड़ा सा भौहें सिकोड़ रहा था, मानो वह गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ओह ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किताब पढ़ना ठीक है, लेकिन इसे दूसरों पर लापरवाही से लागू करने की कोशिश न करें। चिकित्सा में नियम है एक ये है कि पूरी तरह से निश्चित होने के बिना किसी प्रक्रिया को करने से बचना सबसे अच्छा है। ये जिन ने अतुलनीय रूप से गंभीर स्वर में कहा। ये जिन ये लिनचेन के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर ये लिनचेन अपनी चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करता और किताबें पढ़कर मरीजों का इलाज करता तो वह खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लेता। चिकित्सा नैतिकता में डॉक्टर का मार्गदर्शन प्राप्त करना। पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रवीणता जोड़ 10। चिकित्सा नैतिकता में डॉक्टर का मार्गदर्शन प्राप्त करना। पारंपरिक चीनी चिकित्सा प्रवीणता जोड़ 10। क्या बकवास है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये लिनचेन के अपने पिता के प्रति दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन आया। ये लिनचेन ने ये जिन के कमरे से बाहर जाने के बाद ही अपनी नजर मटीरिया मेडिका के संग्रह पर फिर से घुमाई थी। उसने पाया कि उसकी प्रवीणता का स्तर अब और नहीं बढ़ रहा था। तो ये पता चला कि अगर मैं एक ही किताब को पढ़ता रहूं, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तो मेरी प्रवीणता के स्तर में वृद्धि की एक सीमा है। ये लिनचेन ने कुछ देर सोचा और फिर तैयार संदर्भ के लिए अमूल्य नुस्खे उठा लिए। उसकी दक्षता का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा। यह उनकी उम्मीद के मुताबिक था कि अगर वे एक ही किताब पढ़ते रहेंगे तो उनकी प्रवीणता के स्तर में वृद्धि सीमित होगी। आखिरकार एक पूरे पेशे की विषय वस्तु संभवतः एक किताब में समाहित नहीं हो सकती। अपनी प्रवीणता के स्तर में वृद्धि के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसी कम किताबें होंगी जो उनकी प्रवीणता के स्तर को बढ़ा सके। अंत में अपने प्रवीणता के स्तर को बढ़ाने का एकमात्र तरीका गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करना था। ये लिनचेन ने फिलहाल इन विचारों को दबाने का फैसला किया, लेकिन उसकी नजर अपने पिता की मेज पर रखे कंप्यूटर पर चली गई। लाइव स्ट्रीमिंग हो, क्यों न मैं इसे अभी आजमाऊं। अध्याय 3, दुनिया का सबसे बड़ा नौसिखिया। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। ये लिनचेन को लाइव स्ट्रीमिंग से अच्छा पैसा कमाने के विचार पर संदेह था। हालांकि उनके संदेह ने उन्हें इसे आजमाने से नहीं रोका। यह प्रोडिजी सिस्टम को परखने का एक अच्छा अवसर था। आपको पता होना चाहिए कि उनके पिता पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टर थे, जहां वे अक्सर अपने मरीजों की सर्जरी करते थे। उनके पिता सुबह जल्दी उठते थे और देर से घर आते थे, फिर भी वे महीने में केवल 20,000 से थोड़ा ज्यादा कमा पाते थे। उनकी माँ एक साधारण सेल्स पर्सन थी। वे लगन और ईमानदारी से काम करती थी, लेकिन वे साल में केवल 60 से 70,000 ही कमा पाती थी। एक स्ट्रीमर ने उनसे अधिक पैसा कमाने के लिए क्या किया? ये लिनचेन ने कंप्यूटर चालू किया और स्ट्रीमर बनने के मुख्य बिंदुओं की खोज की। इसके बाद उन्होंने आईयू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ डोटेकमिंग क्लाइंट भी डाउनलोड किया। उन्होंने डोटे को इसलिए चुना क्योंकि यह नंबर 1 रैंक वाला मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरेना गेम था। इसके अलावा गेम के प्रशंसकों के अनुसार लॉल की तुलना में डोटे की समग्र जटिलता और उत्पादन गुणवत्ता के लिए प्रशंसा की गई थी। नतीजतन वीडियो गेम प्रशंसकों के लिए अधिक आकर्षक था। अस्पताल में कनेक्शन की गति तेज थी। डाउनलोड पूरा होने में केवल 15 मिनट लगे थे। ये लिनचेन ने आईयू में एक खाते के लिए पंजीकरण किया और गेम में लॉगिन किया। जब उपयोगकर्ता नाम तय करने का समय आया तो वह एक पल के लिए रुक गया। अंत में उसने टाइपिंग ध्वनियों की एक श्रृंखला में वाई गॉड शब्द टाइप किया। वाई उनके अंतिम नाम का पहला अक्षर था। चूंकि उसे प्रोडिजी सिस्टम दिया गया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपनी दबंगता व्यक्त करनी होगी। उसने कम से कम अपनी दबंगता को खोने से इनकार कर दिया। फिर खिलाड़ी मिलान प्रक्रिया शुरू हुई। गेम का यूजर इंटरफेस एक के बाद एक बदलता रहा और अंत में लोडिंग पेज पर आकर रुका। लोडिंग पेज एक शानदार नजारा था। अलग अलग जातियों के सभी तरह के नायक एक दूसरे से लड़ते हुए गुर्रा रहे थे और फुफकार रहे थे। अंततः गेम में प्रवेश करने से पहले पेज को लोड होने में 1 मिनट से अधिक समय लग गया। शुरू में स्क्रीन थोड़ी मंद दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर सराय की 3 पंक्तियां थीं। खिलाड़ी को तीनों सराय में से किसी एक से हीरो चुनना था। अरे ये तो बहुत ठंडा है। क्या ये वाकई ठंडा है? उनकी टीम में से किसी ने उन शब्दों को टाइप किया। शीतल देवी, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। किसी और ने भी यही कहा और उसके तुरंत बाद यही कहा। अगले ही पल लाल रंग के शब्दों की एक पंक्ति प्रदर्शित हुई। इसे विरोधी टीम के किसी व्यक्ति ने टाइप किया था। शीत देवी, कृपया हम पर दया करें। मैंने लाइव स्ट्रीम देखी है और मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह कुल देवी है। अब मैं बिना पछतावे के मर सकता हूं क्योंकि मुझे कुल देवी ने हरा दिया है। शीत देवी, कृपया मुझे धीरे से सजा दे। ये लिनचेन ने अभी अभी देखा था कि उसकी टीम में कोल्डवी नाम का एक व्यक्ति था। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति स्ट्रीमर भी हो सकता है। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति एक बेहद लोकप्रिय स्ट्रीमर था जिसका लिंग महिला होना चाहिए। क्या वह एक सुंदर युवती हो सकती है? अंत में कोल्डवी ने अहंकारी ठंडे लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में जवाब दिया, अगर हम लड़ाई अच्छी तरह से लड़े तो हम ये राउंड जीत सकते हैं। खिलाड़ियों, मैं आज अकेले खेल रहा हूं। मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए धन्यवाद खिलाड़ियों। कोल्ड के शब्दों ने तुरंत ही ये लिनचेन की टीम का मनोबल बढ़ा दिया। खिलाड़ियों ने एक के बाद एक अपनी जीत की पुष्टि की, जैसे कि उन्हें मुर्गे का खून पिलाया गया हो। केवल ये लिनचेन ही था जो चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मौजूदगी के कारण उनकी टीम जीत नहीं सकती। अगले ही क्षण टीम के खिलाड़ियों ने रैंडम शब्द को क्रमिक रूप से टाइप किया ताकि उन्हें यादृच्छिक रूप से एक नायक सौंपा जा सके। उसी समय थोड़ी ठंडी और घमंडी दिखने वाली एक खूबसूरत महिला अपने कान से माइक्रोफोन लगाए हुए लाइव स्ट्रीमिंग कैमरे के सामने बैठी थी। नमस्ते सभी, मैं कोल्ड हूँ। इस एपिसोड के लिए मैं डोटे में एक एकल अनरैंक्ड मैच खेलूंगा। पहले राउंड में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, हम बस नौसिखियों को हराने के लिए यातना देने जा रहे हैं। हाँ, इन नौसिखियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखना खुशी की बात है। शीत देवी की आवाज बहुत मीठी है। मुझे लगता है कि मेरे कान गर्भवती हैं। माफ करें, मैं यहाँ सोलो अनरैंक्ड मैच देखने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक खूबसूरत महिला को लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देखने आया हूँ। आप सबसे अच्छी हैं कूल देवी। विरोधी टीम को हराओ। छोटी मोटी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, पुरस्कार लेना शुरू करो।
हालांकि ये ठीक उसी समय था जब गेम इंटरफेस के निचले बाएं कोने से वाई गॉड ने शैडो फिएंड को चुना है शब्दों की एक पंक्ति अचानक उभरी। अरे किसी ने वाकई शैडो फाइंड को चुना है, हम बर्बाद हो चुके हैं। कूल की शुरुआत खराब रही है। 10 में से 9 शैडो फिएंड्स बकवास है और बचा हुआ एक अल्ट्रास्टा है। व्यक्ति खुद को वाई गॉड कह रहा है। कितना दबंग नाम है और वह शैडो फाइंड चुनने की हिम्मत कर रहा है। वह जरूर एक प्रोफेशनल होगा। कूल गॉडेस इस राउंड को आसानी से जीतने जा रहा है। शैडो फिएंड की उपस्थिति ने कूल के लाइव चैनल पर हंगामा मचा दिया। यह मजाक का एक नया विषय बन गया था। शैडो फिएंड को डोटो में सबसे अच्छा दिखने वाला हीरो कहा जा सकता है। यह दिखने में बिल्कुल काला था और यह एक जबरदस्त आभा से घिरा हुआ था। इसके अलावा इसमें ऐसी क्षमताएं थी जो शानदार बर्स्ट डैमेज कर सकती थी जिसे दूसरे आसानी से निशाना बना सकते थे। नतीजतन किसी खिलाड़ी के लिए शैडो फिएंड चुनना दुर्लभ था जब तक कि वह खिलाड़ी पेशेवर न हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति शैडो फिएंड बनना चुनता था वह निश्चित रूप से खुद को विरोधी टीम का निशाना बना लेता था। डोटो की दुनिया में एक कहावत थी, लड़ाई तो हारी जा सकती है लेकिन शैडो फाइंड को मरना ही होगा। एक नए खिलाड़ी के रूप में ये लिन चेन शैडो फिएंड की क्षमताओं से अनजान थे। उन्होंने शैडो फिएंड को तभी चुना था जब उन्हें पता चला कि हीरो आसानी से प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। ये लिनचेन ने मिड लेन पर दावा करने से पहले शैडो फिएंड की पहली क्षमता शैडो रेज का चयन किया। ये लिनचेन से मेल खाने वाला नायक शेर दानव चुड़ैल था। खिलाड़ी का उपयोगकर्ता नाम ब्लिडस्पिलस स्वॉर्ड था। ये लिनचेन ने निर्णय लिया कि वह पहले अपनी क्षमताओं से परिचित होगा। ये लिनचेन को इस खेल के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी क्षमता का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इससे ये लिनचेन को शैडो फिएंड पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी चीजों का अनुभव करने का मौका मिला। ये लिनचेन के तीनों शैडो रेज मंत्र इस तरह से चूक गए कि वह प्रतिद्वंद्वी के बालों को भी चोट नहीं पहुंचा पाया। सौभाग्य से उस समय उनके चैनल पर एक भी दर्शक नहीं था। ये लिनचेन बेशर्मी और शांति से लाइन में लगे रहे। 5 सेकंड बाद फर्स्ट ब्लड, रक्तपात करने वाली तलवार ने वाई भगवान को मार डाला। ये लिनचेन का छाया दानव क्रोध में दहाड़ उठा। वह किसी और का पहला शिकार बन गया। कूल ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। लड़ाई अभी 1 मिनट पहले ही शुरू हुई थी और मिड लेन में उसकी टीम का शैडो फिएंड पहले ही किसी की पहली हत्या बन चुका था। घबराओ मत, ये सिर्फ एक खून था, हम अभी भी यह राउंड जीत सकते हैं, कूल ने अपने चैनल में उत्साहवर्धक ढंग से कहा। हालांकि शैडो फाइंड की हत्या के बारे में एक अधिसूचना एक बार फिर सुनाई दी, इससे पहले कि उसकी आवाज बंद हो जाती। इसके तुरंत बाद मध्य लेन से लगातार सूचनाएं आने लगी। कातिल रेनरेलिया, रक्तपात करने वाली तलवार ने वाई भगवान को मार डाला। हावी, रक्तपात करने वाली तलवार ने वाई भगवान को मार डाला। बड़े स्तर पर मारना, रक्तपात करने वाली तलवार ने वाई भगवान को मार डाला। लगातार नोटिफिकेशन मिलने से कोल्ड भी शांत नहीं रह पा रहा था। वह गेम में पागलों की तरह कॉल करने लगी। शैडो फिएंड, अगर तुम्हें खेलना नहीं आता तो थोड़ा डरपोक बनना ठीक है। ज्यादा देर मत करो, हम ये राउंड जीत सकते हैं। कुछ ही देर बाद अजय, रक्तपात करने वाली तलवार ने वाई भगवान को मार डाला। ये लिनचेन ने एमएमआर लीडरबोर्ड पर एक नजर डाली और पाया कि लान पहले ही 7 स्टार तक पहुंच चुका था, जबकि शैडो फिएंड पहले की तरह 1 स्टार पर बना हुआ था। अरे, छाया राक्षस जरूर कोई अभिनेता होगा। ये खुलासा बहुत भयानक है। कितना घटिया है। कूल देवी के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह अभी भी यह घटिया खेल क्यों खेल रहा है, जबकि वह केवल विरोधी टीम की मिड लेन को बढ़ावा देता है? इस व्यक्ति में ऐसा नौसिखियापन क्यों है? महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे खुद को इतना बड़ा नाम देने में शर्म क्यों नहीं आती? इसके अलावा वह शैडो फिएंड को चुनने के लिए काफी साहसी है। बहुत भयानक, बहुत ज्यादा भयावह। कूल के चैनल पर तुरंत हंगामा मच गया। दर्शक एक एक करके देवी को सांत्वना देने लगे। इसके बाद हुए खेल में विपक्षी टीम एक समय मिड लेन में आगे चल रही थी। कूल ने लगातार कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन वह अंत में स्थिति को बदलने में सफल नहीं हो पाए। 10 मिनट बाद खेल खत्म हो गया। कूल लाइव स्ट्रीम के सामने बैठी थी और उसके चेहरे पर एक खाली भाव था। उसे नौसिखिए खिलाड़ियों को प्रताड़ित करना था, लेकिन किसने सोचा था कि वह दुनिया के सबसे बड़े नौसिखिए के जाल में फंस जाएगी। एकल मैचों का पहला दौर असफलता में समाप्त हो गया था। उसकी शुरुआत खराब रही, इस बारे में भूल जाओ, हम अगले राउंड में जीतेंगे। कूल ने गहरी सांस ली और ये लिनचेन को डांटने की अपनी इच्छा को दबा दिया। वह एकल मैच के दूसरे राउंड में शामिल होने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि जब उसने गेम पैनल पर नाम देखा तो उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया। वाई गॉड एक बार फिर उसकी टीममेट सूची में दिखाई दिया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। हे भगवान, उसकी उपस्थिति एक प्रेत की तरह क्यों घूम रही है? एक स्ट्रीमर के रूप में अपना धैर्य बनाए रखने के कूल के प्रयास के बावजूद उसका चेहरा अनायास ही फीका पड़ गया। युद्ध का दूसरा दौर शुरू हुआ। जब कूल की स्थिर निगाहें निराशा से भर गईं, तो एक जाना पहचाना वाक्य शांत भाव से स्क्रीन पर उभर आया। वाई गॉड ने शैडो फाइंड को चुना है। शैडो फिएंड, बिना किसी कारण के खुद को धोखा देना बंद करो। मैं इस राउंड में मिड लेन पर दावा करूंगा, हम जीत सकते हैं। कूल ने इस बार पहले मिड लेन पर दावा करने के लिए बढ़त बनाए, इससे पहले कि वह जल्द ही उन शब्दों को टाइप करती। ये लिनचेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन वह आज्ञाकारी ढंग से ऊपरी लेन में चला गया। युद्ध के पहले दौर का अनुभव करने के बाद ये लिनचेन ने पाया कि खेल में दक्षता के स्तर में वृद्धि एक किताब पढ़ने से अलग थी। उदाहरण के लिए, गेम में शैडो फाइंड की भूमिका निभाने के बाद उसकी प्रवीणता का स्तर 1 से बढ़ गया और शैडो फाइंड की क्षमता को उजागर किया। हर बार लान की अलग अलग क्षमताओं द्वारा मारे जाने के बाद उसका गेमिंग प्रवीणता स्तर उसी हिसाब से बढ़ गया। हालांकि इसके परिणामस्वरूप उसकी प्रवीणता के स्तर में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि हुई थी। युद्ध के पूरे दौर के बाद भी उसकी दक्षता का स्तर केवल 8% ही बढ़ा, क्योंकि वह नौसिखिया ही बना रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे खेल में नायकों की समझ के साथ साथ नायकों को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता के आधार पर अपनी दक्षता के स्तर को बढ़ाना चाहिए। ये लिनचेन ने चुपचाप अपना अनुभव समाप्त कर लिया और इस दौर में खुद को और अधिक उजागर न करने का निर्णय लिया। अगले ही पल फर्स्ट ब्लड, दुर्भाग्यपूर्ण यौवन ने वाई भगवान को मार डाला। कूल की पलकें बेतहाशा फड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई फिर से हर मिनट एक मार गिराने के धर्रे पर आ गई है। डबल किल, दुखी यौवन ने 1 पर 9 को मार डाला। दोहरी हत्या पूरी हो गई है। 1 on 9 को ये लिनचेन ने घेर लिया।
उसने तुरंत गाली दी, भाड़ में जाओ शैडो फिएंट, क्या तुम खेलना भी जानते हो? क्या तुम एक स्टार पर शैडो रेज का उपयोग करना सीखने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम गोता लगाने की कोशिश कर रहे हो? ये लिनचेन ने न केवल इस राउंड में खुद को बेनकाब कर दिया था, बल्कि वह अपने साथी की मौत का कारण भी बन गया था। ऐसा लगता है कि कूल गॉडेस को दुनिया के सबसे बड़े नौसिखिए ने निशाना बनाया है। उसके लिए एक पल का मौन। मैं शर्त लगाना चाहूंगा कि वाई गॉड बिल्कुल एक स्कूली बच्चा है। खेल अभी 5 मिनट तक नहीं पहुंचा है। कूल देवी, आपको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। हाँ, मैंने कुछ दिलचस्प खोज की है। वाई गॉड वास्तव में एक नया स्ट्रीमर है। सभी को जल्दी से एक नजर डालनी चाहिए। यहाँ लिंक है। मुझे चोदो, इस कचरे के टुकड़े को खुद को स्ट्रीम करने में शर्म क्यों नहीं आती? मैं कूल देवी की ओर से उसे चोदना चाहूंगा। चलो इकट्ठे होते हैं, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। दूसरे राउंड में भी ये लिनचेन के नेतृत्व में खेल इसी तरह सफल रहा। ये लिनचेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। गेमिंग में मेरी दक्षता बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। 2 दौर की लड़ाइयों के बाद इसमें केवल 15% की वृद्धि हुई है। ये लिनचेन ने अस्थायी रूप से गेम से लॉग आउट कर दिया। वह तब थोड़ा हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके लाइव स्ट्रीमिंग के आंकड़े मूल 0 सब्सक्राइबर से बढ़कर एकाएक 465 हो गए। उस समय उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को देखने वाले दर्शकों की संख्या 2000 से भी ज्यादा थी। यहां तक कि उनकी प्रसारण स्क्रीन भी टिप्पणियों से भर गई। भाड़ में जाओ, तुम कचरे के टुकड़े हो, भाग जाओ। क्या तुम डोटर पर खुद को अपमानित करना बंद कर सकते हो? अगर दूसरों को फंसाना आपकी इच्छा है तो भी खुद पर नियंत्रण रखें। कूल देवी को फंसाने की हिम्मत कैसे हुई, तुम सुअर? क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले कभी डोटो नहीं खेला है? ये डोटो की चरण दर चरण मार्गदर्शिका है। आगे बढ़ें और पहले सीखें। इसके अलावा अभी भी समर्थकों की एक अल्पसंख्यक संख्या थी। भाई तुम ठीक हो? मैंने पहले कभी कूल देवी को इस तरह पागल होते नहीं देखा। अच्छा काम करते रहो भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग में तुम्हारे प्रयास और साहस के लिए यहाँ कुछ कैंडीज हैं। ऐसा लगता है कि मैं काफी आकर्षक हूँ। स्ट्रीमर बनकर प्रशंसक हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये लिनचेन ने बेशर्मी से विचार करते हुए अपमान को अनदेखा कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने लाइव स्ट्रीमिंग चैनल में तुरंत डोटो के गाइड पर क्लिक किया और कुछ हजार दर्शकों की नजदीकी नजर में खेल के बारे में सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने अंतिम प्रहार, लाइनिंग, सभी नायकों की क्षमताओं, मानचित्रों, नियंत्रणों आदि के बारे में सीखा। डोटर कौशल पर स्व अध्ययन, डोटर प्रवीणता जोड़े। डोटर कौशल पर स्व अध्ययन, डोटर प्रवीणता जोड़े। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे सीखने की सामग्री की आवश्यकता है। जब मुझे इधर उधर भटकना पड़ता है तो मेरी दक्षता का स्तर थोड़ा धीमा हो जाता है। मुझे खेद है, पहले 2 राउंड में मेरा भाई खेल रहा था। मैं इसे अगले राउंड में गंभीरता से खेलने जा रहा हूँ। ये लिनचेन आत्मविश्वास से भर गया जब उसने देखा कि उसकी दक्षता का स्तर 80% था। अपने चैनल में ये कहने के बाद उसने जल्द ही मैच बटन दबा दिया। अगर मैं आप पर विश्वास करता हूं तो मैं मूर्ख हूं। लाइव स्ट्रीमिंग चैनल पर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। दुनिया का सबसे बड़ा नौसिखिया फिर से किसी और को फंसाने के लिए पहला कदम उठाने वाला था। उसी समय कूल ने गेमिंग इंटरफेस में प्रवेश किया। उसकी आंखों में अभी भी डर था। मैं सोलो अनरैंक्ड मैचों के 3 राउंड में भाग लूंगा। मैंने मैच से पहले इतना लंबा इंतजार किया ताकि मैं वाई गॉड के नाम से जाने जाने वाले नौसिखिए से बच सकूं। मैं ये राउंड जीतने जा रहा हूं। वह मुस्कुराए, लेकिन उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई, जैसे उसने अभी भूत देखा हो। वाई गॉड शब्द उसके मैचिंग प्लेयर्स के फ्रेम में दिखाई दिए थे। अध्याय 4, सच में मैं सचमुच एक परमेश्वर हूं। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। देखो, स्ट्रीमर गुस्से में है। ये फिर से वही है। हे भगवान, घबराओ मत स्ट्रीमर, इस बार स्थिति बदल गई है। वाई भगवान अंदर है, विरोधी टीम में। अरे वाह, अब जब वाई गॉड विपक्षी टीम में है तो यह एक शानदार राउंड होने जा रहा है। मैं आखिरकार उस पर अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ। दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कूल देवी। वाई गॉड को जोर से मारो। कूल के लाइव चैनल पर हंगामा मच गया। ये वाई गॉड के खिलाफ दंडात्मक शक्ति में बदल गया था। ऐसा लगता है कि हर कोई इस वाई गॉड से बहुत नफरत करता है। चिंता मत करो, मैं इस दौर में उसके साथ धीरे धीरे खेलूंगा। कूल की आकर्षक आंखें ठंडी चमक से भरी हुई थीं। 2 दौर के जाल के बाद वह पहले से ही वाई गॉड का नाम अपने दिल में गहराई से याद कर चुकी थी। उसने पहले सोलो MMR 0 रेटेड मैच के लिए एक नया अकाउंट इस्तेमाल किया था। शुरुआत से ही 2 राउंड हारने के कारण अब अकाउंट बेकार हो गया था। ये कहा जा सकता है कि यह उसके गेमिंग इतिहास का सबसे खराब फंसाने वाला मामला था। ये लिनचेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने पहले ही सुंदरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। उसने गेम इंटरफेस में प्रवेश किया और लाइव स्ट्रीमिंग दर्शकों से इस तरह से कहा जैसे कि वह इतना गहरा था कि उसे समझना मुश्किल था। मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि एक देवता इस राउंड को कैसे नियंत्रित करता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक स्ट्रीमर के पास अपनी खुद की नौटंकी होनी चाहिए, इसलिए उसने तुरंत एक सख्त आदेश जारी किया, अगर मैं हार गया तो मैं खुद को बकवास खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। एक गर्मागर्म भोजन पहले से ही तैयार है, कृपया अपने भोजन का आनंद ले स्ट्रीमर। इस दुनिया में सबसे भयानक बात किसी नौसिखिए से सामना नहीं है, बल्कि सबसे भयानक बात तब है जब नौसिखिए को पता ही नहीं कि वह नौसिखिया है। स्ट्रीमर, मुझे यकीन है कि आपको अभी तक पता नहीं है कि विरोधी टीम में कौन है ना? कितने अफसोस की बात है। सब लोग लड़ना बंद करो। कूल देवी ने पहले ही कह दिया है कि वह स्ट्रीमर के लिए बकवास खाना खरीद रही है। गॉड वाई ने शैडो फिएंट को चुना है। कूल के होंठ एक शांत चाप में मुड़ गए जब उसने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले परिचित शब्दों को देखा। उसने अपने नायक में भी यही विकल्प चुना। ये लीना द स्लेयर थी। लीना के पास डोटो की पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन क्षमताओं में से एक थी, जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। इसके अलावा उसके पास बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमताएं थीं। उसे शैडो फिएंट की कट्टर दुश्मन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस हीरो पिक को देखकर कोई भी बता सकता है कि कूल की ये लिनचेन के प्रति कितनी गहरी नफरत थी। इस राउंड में ये लिनचेन ने आत्मविश्वास से मिड लेन को चुना। शैडो फिएंट लंबे कदमों से चला और अपने पीछे एक काला रास्ता छोड़ गया। वह तुलनीय रूप से सुंदर था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, लीना ने एक के बाद एक अपनी ड्रैगन स्लेव क्षमता का प्रदर्शन किया।
लाल लपटें रास्ते को चीरती हुई शेडोफियन के शरीर पर गिरी और खून की एक ट्यूब को खींच लिया। इसके बाद लीना सीधी एक के बाद ड्रैगन स्लेव की एक और लहर को मुक्त करने वाली थी ताकि ये लिनचेन को वापस हमला करने से रोका जा सके और उसके HP 2 को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये लिनचेन बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि अनुभव प्राप्त करने के लिए कायरतापूर्वक टॉवर के नीचे छिप गया। उसने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए कभी कभी अपना शैडो रेज भी इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि दमन के कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। कूल ने इस लड़ाई के लिए कोई नई आपूर्ति नहीं खरीदी है। वह केवल अपने जादू को लगातार बढ़ाने के लिए कुछ जादुई औषधियां साथ ले जा रही है ताकि वह शैडो फाइन पर वार करना जारी रख सके। ये बुरा है। वास्तविकता ने साबित कर दिया है कि किसी को किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए। अचानक मुझे छाया राक्षस पर थोड़ी दया आती है। ... स्ट्रीमिंग चैनल में सभी ने एक स्वर में ये लिनचेन के प्रति सहानुभूति दिखाई। अंत में शैडो फाइन के शरीर पर एक बार सुनहरी रोशनी चमकी। उसे 3 सितारों तक बढ़ा दिया गया था, जबकि ठंडी लीना को पहले ही 3.5 सितारों तक बढ़ा दिया गया था। मुझ पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हर हीरो के अपने फायदे होते हैं। लीना वास्तव में लड़ाई के शुरुआती चरण के दौरान शैडो फाइन को दबाने में सक्षम है, ये बहुत सामान्य है। ये लिनचेन ने पहले ही धीरे धीरे खुद को एक स्ट्रीमर की स्थिति में डाल लिया था। अब 3 स्टार। देखो सब लोग, मुझे लगता है कि विरोधी टीम की कूल भी एक बहुत बड़ी स्ट्रीमर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सुंदर है। मैं अब उससे 1 HP लेने जा रहा हूँ। अरे ये तो महाकाव्य है। अरे नहीं, कूल पहले अपने दमन में बहुत क्रूर थी। उसने इस व्यक्ति को पागल कर दिया है। यदि आप मेरी देवी के HP को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो पहले मेरी लाश पर... ये लिनचेन की इस तुच्छ टिप्पणी को अनगिनत प्रशंसकों ने कूल के लाइव चैनल पर प्रसारित कर दिया। वे बेतहाशा हंगामा करने लगे। कूल क्रोधित हो गई। उसने घृणा से कहा, मेरा HP छीनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मैं उसका HP छीनने जा रही हूँ। ओह कूल देवी, यदि आप उससे 1 HP लेते हैं और वह आपसे 1 HP लेता है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। शक्तिशाली प्रशंसकों ने अवचेतन रूप से उसके शब्दों की अस्पष्टता को समझ लिया था, इसलिए हंगामा और भी तीव्र होता जा रहा था। लीना लगातार अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसकी जादुई औषधि खुद को फिर से भरने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। वह अपनी पहली और दूसरी क्षमताओं को केवल एक बार ही इस्तेमाल कर पाती है। ये लिनचेन ने अपने लाइव चैनल में हो रहे हंगामे को अनदेखा किया, लेकिन उसने अपनी रणनीति के बारे में बताया, जबकि उसने शैडो फाइन को नियंत्रित करके आखिरी हिट को जारी रखा। जब वह आखिरी वार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। शैडो फाइन लीना की दूसरी क्षमता की हमले की सीमा के करीब पहुंच रहा था। कूल ने गलती को जल्द ही भांप लिया, क्योंकि उसने शैडो फाइन को घेरने के लिए अपनी दूसरी क्षमता लाइट स्ट्राइक एरे का इस्तेमाल किया था। लाइट स्ट्राइक एरे क्षमता ने आग की लिपटों का एक स्तंभ बुलाया, जिसने दुश्मन को क्षतिग्रस्त और अचेत कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, ये लिनचेन ने शांत और संयमित आवाज में कहा, लीना की हमले की गति को देखते हुए वह स्टन प्रभाव के दौरान केवल 3 बार हमला कर सकती है। 1 2 3। शैडोफियन ने एक चाल चली। घबराहट की हड़बड़ाहट में उसने एक झटका मारा और लीना के HP को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वह घबराहट में पीछे हट गया। अगले, लीना अपने हमले को अधिकतम करने के प्रयास में एक क्षमता को उजागर करेगी, जबकि मेरे HP की केवल थोड़ी मात्रा ही बचेगी। ये लिनचेन की आवाज बंद होने से पहले ड्रैगन स्लेव करीब आ गया। शैडोफियन का HP बार एक बार में काला हो गया। एक और हमला होने पर वह मर जाएगा। लीना निश्चित रूप से इस तरह के अवसर को कभी नहीं छोड़ेगी। वह मेरा पीछा करेगी। ये लिनचेन का शैडोफियन लीना के हमले की सीमा से मुक्त हो गया। उसने शांति से टिप्पणी की। लीना की हरकतें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने भविष्यवाणी की थी। लीना के हमलों ने क्रिप्स की नफरत को और बढ़ा दिया था। उस पर क्रिप्स द्वारा हमला किया जाने लगा था। इसके अलावा वह ये लिनचेन की टीम के डिफेंस टावर की हमले की रेंज में भी आ गई थी। हालांकि कूल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने पीछा करना और हमला करना जारी रखा। एक हिट, उसे केवल एक हिट की जरूरत थी। कूल की आंखें प्रत्याशा में लाल हो गईं। उसकी गति ये लिनचेन से भी तेज थी। उसे पकड़ने के बाद उसने घातक प्रहार करने की तैयारी में अपना हाथ उठाया। हालांकि जंगल में प्रवेश करते ही शैडो फाइन का शरीर एक बार हिल गया। यह एक दृष्टि अवरोध था। लीना को तब अपना हमला जारी रखने में असमर्थ होना पड़ा जब उसे शैडो फाइन पर कोई नजर नहीं रही। दूसरी ओर लीना का नीला स्वास्थ्य बार भी इतना कम हो गया था कि वह अब जादू करने में असमर्थ थी। शुरुआत में ये लिनचेन की शैडोरेज की लहर का सामना करने के बाद क्रिप्स और डिफेंस टावर के हमलों के अलावा लीना का HP पहले ही आधे से ज्यादा गिर चुका था। कूल को पीछे हटने के इरादे से घबराहट होने लगी थी। हालांकि शैडो फाइन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह प्रतिद्वंद्वी को उकसा रहा हो। लीना पर हमला करने से पहले वह अपनी मूल छाया से बाहर चला गया। भाड़ में जाओ। कूल खुद को गाली देने से रोक नहीं पाया। कूल क्षणिक देरी और लीना के कम होते HP के बाद तुरंत भागने के लिए तैयार था। अगले ही क्षण शैडोरेज की एक लहर हवा से प्रकट हुई और लीना के HP की अंतिम बूंद को नष्ट कर दिया। फर्स्ट ब्लड। वाय भगवान ने कूल वी को मार डाला। ऊंची आवाज में की गई घोषणा की आवाज सुनकर कूल का पूरा शरीर स्तब्ध रह गया, जबकि उनका पूरा लाइव स्ट्रीमिंग चैनल शांत हो गया। इसके तुरंत बाद शट अप। 1 HP। दुनिया के सबसे बड़े नौसिखिए ने वाकई कूल से 1 HP छीन लिया है। क्या शानदार विश्लेषण और शानदार नियंत्रण है। मुझे यकीन है कि स्ट्रीमर को प्रतिस्थापित किया गया है। हाँ, क्या आप सभी कूल के लाइव स्ट्रीमिंग चैनल पर गए हैं? वह इतनी क्रोधित है कि उसने अपना कीबोर्ड लगभग कुचल दिया। चाहे वह उसका हमला हो या HP, वह इसका सटीक अनुमान लगाने में सक्षम था। यह पागलपन है। ... कूल की बदौलत ये लिनचेन अपने गेम कंट्रोल से और भी ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहे। उनके लाइव स्ट्रीमिंग चैनल पर दर्शकों की बाढ़ आ गई। सच में, मैं सचमुच एक भगवान हूँ, ये लिनचेन ने मासूमियत से कहा। लाइनिंग जारी रही। कूल ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों के भाव से पता चल रहा था कि वह ये लिनचेन को मारने के लिए दृढ़ संकल्प थी। दर्शक उन दोनों के बीच जानलेवा आभा को महसूस कर सकते थे। चाहे वह उसका उपकरण हो या रैंक, शैडोफियन ने पहले ही फर्स्ट ब्लड हासिल करने के बाद लीना पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा ये लिनचेन का शानदार नियंत्रण था। अब उनके दोनों किरदारों के लिए ज्वार बदल गया था। ये लिनचेन के मन में उस महिला के प्रति दया दिखाने का जरा भी इरादा नहीं था। वह हर बार जब भी उसे मौका मिलता लीना पर हमला कर देता, जिससे कूल के मन में उसके प्रति नफरत भर जाती।
उसके पास सुदृढ़ीकरण की तलाश में अपनी टीम को मिनीमैप पर अलग भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिनीमैप पर एक लाल बिंदु है जो 30 सेकंड के लिए गायब हो गया। किसी ने अब अनुभव जमा करने की भी जहमत नहीं उठाई। ये बहुत संभव है कि वह व्यक्ति लीना के साथ मिलकर मुझ पर चुपके से हमला करने के लिए काम कर रहा हो। ये लिनचेन ने धीरे से कहा। वह पहले की तरह ही संभावित गैंग के प्रति संवेदनशील बना रहा, बिना छिपने के थोड़े से भी इरादे के। बोलते बोलते उसने तेजी से नक्शा बदल दिया। यमीर द टस्क अब ऑनलाइन नहीं है। मुझे लगता है कि वह लीना के साथ मिलकर काम करने आ रहा है। शैडो फाइंड को मारना इतना मुश्किल नहीं है। हालांकि अगर वह आने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे जवाबी हमले में मार डालूंगा। जीवन के बारे में 3 गलत धारणाएं हैं। कंपन करने वाला फोन, वह मुझे पसंद करती है और मैं जवाबी हमला कर सकता हूं। स्ट्रीमर का विश्लेषण प्रभावशाली लगता है। इससे पहले ही साबित हो चुका है कि यमीर वाकई उसके लिए आ रहा है। मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए। मैं तो बस यहाँ बैठा हूँ और उस स्ट्रीमर को अपना विनाश तलाशते हुए देख रहा हूँ। झनकार। लगभग उसी समय लीना ने ड्रैगन स्लेव को छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद एक विशाल स्नोबॉल एक अंधेरे कोने से शैडो फाइन की ओर लुढ़का। गुप्त हमला शुरू हो गया था। शैडो फियन तेजी से पीछे हट गया, लेकिन स्नोबॉल फिर भी उसे पकड़ने में कामयाब रहा। वह उसी जगह पर अचेत हो गया। लीना जल्द ही उसके पीछे भागी। यमीर के हमले के बाद लाइट स्ट्राइक एरे को सहजता से मुक्त कर दिया गया। शैडो फियन फिर से स्तब्ध हो गया। जब तक शैडो फियन स्तब्धता से जागा तब तक उसका आधा एचपी बार पहले ही खत्म हो चुका था। शैडो फियन टावर की ओर पीछे हटने वाला था, लेकिन यमीर द टस्क ने बर्फ के टुकड़ों का उपयोग करके उसके पीछे हटने के रास्ते को बंद कर दिया। इस समय शैडो फियन को ऐसा लगा कि वह चारों ओर से गिर गया है। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी और तीनों शैडोरेज मंत्रों का इस्तेमाल करके लीना के एचपी को यमीर के एचपी से 2/3 और आधे से भी कम कर दिया। जब तक आइस शॉट्स का सीलिंग प्रभाव खत्म हुआ, शैडो फाइंड का एचपी बार भी आधा खाली हो चुका था। वह जल्दी से पीछे हटने लगा। यमीर और लीना ने रक्षा टावर की आड़ में पीछा करना और हमला करना जारी रखा। इस बार उसे मरना ही होगा। कूल ने अपने दांत भींच लिए। वह शैडो फाइंड की जान लेने से पहले अपने ड्रैगन स्लेव के सीडी होने का इंतजार कर रही थी। ड्रैगन गुलाम। लीना के शरीर से लाल लपटों की एक लहर फूट पड़ी। हालांकि शैडो फियन जो सीधे आगे चल रहा था, उसने ड्रैगन स्लेव के हमले को चकमा देने के लिए अचानक एक ऐसा कार का पैंतरेबाजी की। उसका हमला विफल हो गया। कूल का दिल धड़क रहा था क्योंकि एक अशुभ पूर्वाभास उसके दिल में छाया हुआ था। ऐसा लगा मानो उसके इरादे की पुष्टि करने के लिए भागता हुआ शैडो फियन अचानक पलट गया। उसने शैडोरेज के एक बार से यमीर की जान ले ली, इससे पहले कि वह लीना की जान लेने के लिए दूसरे शैडोरेज का इस्तेमाल करता। डबल किल। वाय भगवान ने कूल वी को मार डाला। वाय भगवान ने 10,000 साल पहले यमीर को मार डाला। यह भगवान हत्या की होड़ में है। वह भारी आवाज गूंज उठी। आधी स्क्रीन वाई गॉड से भर गई। मुझे खेद है, मैं बोल नहीं सकता। मैं स्ट्रीमर के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए केवल महाकाव्य शब्द का उपयोग कर सकता हूँ। वह बिल्ली की तरह घबराया हुआ दिखता है, लेकिन असल में वह एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर है। महाकाव्य। मैं कहूंगा कि उनका नियंत्रण किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसा हो सकता है। भीड़ की ओर से कोई आपत्ति नहीं है ना? मुझे लगता है कि कूल रोने वाला है। ये कैसा प्रतिद्वंद्वी है। अध्याय 4। सच में मैं सचमुच एक परमेश्वर हूँ। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। देखो, स्ट्रीमर गुस्से में है। ये फिर से वही है। हे भगवान, घबराओ मत स्ट्रीमर, इस बार स्थिति बदल गई है। वाई भगवान अंदर है, विरोधी टीम में। अरे वाह, अब जब वाई गॉड विपक्षी टीम में है तो यह एक शानदार राउंड होने जा रहा है। मैं आखिरकार उस पर अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ। दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कूल देवी। वाई गॉड को जोर से मारो। कूल के लाइव चैनल पर हंगामा मच गया। ये वाई गॉड के खिलाफ दंडात्मक शक्ति में बदल गया था। ऐसा लगता है कि हर कोई इस वाई गॉड से बहुत नफरत करता है। चिंता मत करो, मैं इस दौर में उसके साथ धीरे धीरे खेलूंगा। कूल की आकर्षक आंखें ठंडी चमक से भरी हुई थीं। 2 दौर के जाल के बाद वह पहले से ही वाई गॉड का नाम अपने दिल में गहराई से याद कर चुकी थी। उसने पहले सोलो MMR 0 रेटेड मैच के लिए एक नया अकाउंट इस्तेमाल किया था। शुरुआत से ही 2 राउंड हारने के कारण अब अकाउंट बेकार हो गया था। ये कहा जा सकता है कि यह उसके गेमिंग इतिहास का सबसे खराब फंसाने वाला मामला था। ये लिनचेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने पहले ही सुंदरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। उसने गेम इंटरफेस में प्रवेश किया और लाइव स्ट्रीमिंग दर्शकों से इस तरह से कहा जैसे कि वह इतना गहरा था कि उसे समझना मुश्किल था। मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि एक देवता इस राउंड को कैसे नियंत्रित करता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक स्ट्रीमर के पास अपनी खुद की नौटंकी होनी चाहिए, इसलिए उसने तुरंत एक सख्त आदेश जारी किया, अगर मैं हार गया तो मैं खुद को बकवास खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। एक गर्मागर्म भोजन पहले से ही तैयार है, कृपया अपने भोजन का आनंद ले स्ट्रीमर। इस दुनिया में सबसे भयानक बात किसी नौसिखिए से सामना नहीं है, बल्कि सबसे भयानक बात तब है जब नौसिखिए को पता ही नहीं कि वह नौसिखिया है। स्ट्रीमर, मुझे यकीन है कि आपको अभी तक पता नहीं है कि विरोधी टीम में कौन है ना? कितने अफसोस की बात है। सब लोग लड़ना बंद करो। कूल देवी ने पहले ही कह दिया है कि वह स्ट्रीमर के लिए बकवास खाना खरीद रही है। गॉड वाई ने शैडो फियन को चुना है। कूल के होंठ एक शांत चाप में मुड़ गए जब उसने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले परिचित शब्दों को देखा। उसने अपने नायक में भी यही विकल्प चुना। ये लीना द स्लेयर थी। लीना के पास डोटो की पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन क्षमताओं में से एक थी, जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। इसके अलावा उसके पास बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमताएं थी। उसे शैडो फियन की कट्टर दुश्मन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस हीरो पिक को देखकर कोई भी बता सकता है कि कूल की ये लिनचेन के प्रति कितनी गहरी नफरत थी। इस राउंड में ये लिनचेन ने आत्मविश्वास से मिड लेन को चुना। शैडो फियन लंबे कदमों से चला और अपने पीछे एक काला रास्ता छोड़ गया। वह तुलनीय रूप से सुंदर था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, लीना ने एक के बाद एक अपनी ड्रैगन स्लेव क्षमता का प्रदर्शन किया। लाल लपटे रास्ते को चीरती हुई शैडो फियन के शरीर पर गिरी और खून की एक ट्यूब को खींच लिया। इसके बाद लीना सीधे एक के बाद ड्रैगन स्लेव की एक और लहर को मुक्त करने वाली थी, ताकि ये लिनचेन को वापस हमला करने से रोका जा सके और उसके HP 2 को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये लिनचेन बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि अनुभव प्राप्त करने के लिए कायरतापूर्वक टावर के नीचे छिप गया।
उसने अपनी टीम को मजबूत करने के लिए कभी कभी अपना शैडो रेज भी इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था कि दमन के कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। कूल ने इस लड़ाई के लिए कोई नई आपूर्ति नहीं खरीदी है। वह केवल अपने जादू को लगातार बढ़ाने के लिए कुछ जादुई औषधियां साथ ले जा रही है ताकि वह शैडो फाइन पर वार करना जारी रख सके। बुरा, ये बुरा है। वास्तविकता ने साबित कर दिया है कि किसी को किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए। अचानक मुझे छाया राक्षस पर थोड़ी दया आती है। ... स्ट्रीमिंग चैनल में सभी ने एक स्वर में ये लिन चेन के प्रति सहानुभूति दिखाई। अंत में शैडो फाइन के शरीर पर एक बार सुनहरी रोशनी चमकी। उसे 3 सितारों तक बढ़ा दिया गया था, जबकि ठंडी लीना को पहले ही 3.5 सितारों तक बढ़ा दिया गया था। मुझ पर दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हर हीरो के अपने फायदे होते हैं। लीना वास्तव में लड़ाई के शुरुआती चरण के दौरान शैडो फाइन को दबाने में सक्षम है, ये बहुत सामान्य है। ये लिन चेन ने पहले ही धीरे धीरे खुद को एक स्ट्रीमर की स्थिति में डाल लिया था। अब 3 स्टार। देखो सब लोग, मुझे लगता है कि विरोधी टीम की कूल भी एक बहुत बड़ी स्ट्रीमर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सुंदर है। मैं अब उससे 1 HP लेने जा रहा हूँ। अरे ये तो महाकाव्य है। अरे नहीं, कूल पहले अपने दमन में बहुत क्रूर थी। उसने इस व्यक्ति को पागल कर दिया है। यदि आप मेरी देवी के HP को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो पहले मेरी लाश पर... ये लिन चेन की इस तुच्छ टिप्पणी को अनगिनत प्रशंसकों ने कूल के लाइव चैनल पर प्रसारित कर दिया। वे बेतहाशा हंगामा करने लगे। कूल क्रोधित हो गई। उसने घृणा से कहा, मेरा HP छीनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मैं उसका HP छीनने जा रही हूँ। ओह कूल देवी, यदि आप उससे 1 HP लेते हैं और वह आपसे 1 HP लेता है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। शक्तिशाली प्रशंसकों ने अवचेतन रूप से उसके शब्दों की अस्पष्टता को समझ लिया था, इसलिए हंगामा और भी तीव्र होता जा रहा था। लीना लगातार अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसकी जादुई औषधि खुद को फिर से भरने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। वह अपनी पहली और दूसरी क्षमताओं को केवल एक बार ही इस्तेमाल कर पाती है। ये लिन चेन ने अपने लाइव चैनल में हो रहे हंगामे को अनदेखा किया, लेकिन उसने अपनी रणनीति के बारे में बताया, जबकि उसने शैडो फाइन को नियंत्रित करके आखिरी हिट को जारी रखा। जब वह आखिरी वार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। शैडो फाइन लीना की दूसरी क्षमता की हमले की सीमा के करीब पहुंच रहा था। कूल ने गलती को जल्द ही भांप लिया, क्योंकि उसने शैडो फाइन को घेरने के लिए अपनी दूसरी क्षमता लाइट स्ट्राइक एरे का इस्तेमाल किया था। लाइट स्ट्राइक एरे क्षमता ने आग की लिप्टों का एक स्तंभ बुलाया, जिसने दुश्मन को क्षतिग्रस्त और अचेत कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, ये लिन चेन ने शांत और संयमित आवाज में कहा, लीना की हमले की गति को देखते हुए वह स्टन प्रभाव के दौरान केवल 3 बार हमला कर सकती है। 1 2 3। शैडो फियन ने एक चाल चली। घबराहट की हड़बड़ाहट में उसने एक झटका मारा और लीना के HP को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वह घबराहट में पीछे हट गया। अगले, लीना अपने हमले को अधिकतम करने के प्रयास में एक क्षमता को उजागर करेगी, जबकि मेरे HP की केवल थोड़ी मात्रा ही बचेगी। ये लिन चेन की आवाज बंद होने से पहले ड्रैगन स्लेव करीब आ गया। शैडो फियन का HP बार एक बार में काला हो गया। एक और हमला होने पर वह मर जाएगा। लीना निश्चित रूप से इस तरह के अवसर को कभी नहीं छोड़ेगी। वह मेरा पीछा करेगी। ये लिन चेन का शैडो फियन लीना के हमले की सीमा से मुक्त हो गया। उसने शांति से टिप्पणी की। लीना की हरकतें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने भविष्यवाणी की थी। लीना के हमलों ने क्रिप्स की नफरत को और बढ़ा दिया था। उस पर क्रिप्स द्वारा हमला किया जाने लगा था। इसके अलावा वह ये लिन चेन की टीम के डिफेंस टावर की हमले की रेंज में भी आ गई थी। हालांकि कूल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने पीछा करना और हमला करना जारी रखा। एक हिट, उसे केवल एक हिट की जरूरत थी। कूल की आंखें प्रत्याशा में लाल हो गईं। उसकी गति ये लिन चेन से भी तेज थी। उसे पकड़ने के बाद उसने घातक प्रहार करने की तैयारी में अपना हाथ उठाया। हालांकि जंगल में प्रवेश करते ही शैडो फाइन का शरीर एक बार हिल गया। यह एक दृष्टि अवरोध था। लीना को तब अपना हमला जारी रखने में असमर्थ होना पड़ा जब उसे शैडो फाइन पर कोई नजर नहीं रही। दूसरी ओर लीना का नीला स्वास्थ्य बार भी इतना कम हो गया था कि वह अब जादू करने में असमर्थ थी। शुरुआत में ये लिन चेन की शैडो रेज की लहर का सामना करने के बाद क्रिप्स और डिफेंस टावर के हमलों के अलावा लीना का HP पहले ही आधे से ज्यादा गिर चुका था। कूल को पीछे हटने के इरादे से घबराहट होने लगी थी। हालांकि शैडो फाइन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह प्रतिद्वंद्वी को उकसा रहा हो। लीना पर हमला करने से पहले वह अपनी मूल छाया से बाहर चला गया। भाड़ में जाओ। कूल खुद को गाली देने से रोक नहीं पाया। कूल क्षणिक देरी और लीना के कम होते HP के बाद तुरंत भागने के लिए तैयार था। अगले ही क्षण शैडोरेज की एक लहर हवा से प्रकट हुई और लीना के HP की अंतिम बूंद को नष्ट कर दिया। फर्स्ट ब्लड। वाय भगवान ने कूल वी को मार डाला। ऊंची आवाज में की गई घोषणा की आवाज सुनकर कूल का पूरा शरीर स्तब्ध रह गया, जबकि उनका पूरा लाइव स्ट्रीमिंग चैनल शांत हो गया। इसके तुरंत बाद शट अप। 1 HP। दुनिया के सबसे बड़े नौसिखिए ने वाकई कूल से 1 HP छीन लिया है। क्या शानदार विश्लेषण और शानदार नियंत्रण है। मुझे यकीन है कि स्ट्रीमर को प्रतिस्थापित किया गया है। हाँ, क्या आप सभी कूल के लाइव स्ट्रीमिंग चैनल पर गए हैं? वह इतनी क्रोधित है कि उसने अपना कीबोर्ड लगभग कुचल दिया। चाहे वह उसका हमला हो या HP, वह इसका सटीक अनुमान लगाने में सक्षम था। यह पागलपन है। ... कूल की बदौलत ये लिन चेन अपने गेम कंट्रोल से और भी ज्यादा दर्शकों को आकर्षित करने में कामयाब रहे। उनके लाइव स्ट्रीमिंग चैनल पर दर्शकों की बाढ़ आ गई। सच में, मैं सचमुच एक भगवान हूँ, ये लिन चेन ने मासूमियत से कहा। लाइनिंग जारी रही। कूल ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन उसकी आंखों के भाव से पता चल रहा था कि वह ये लिन चेन को मारने के लिए दृढ़ संकल्प थी। दर्शक उन दोनों के बीच जानलेवा आभा को महसूस कर सकते थे। चाहे वह उसका उपकरण हो या रैंक, शैडो फियन ने पहले ही फर्स्ट ब्लड हासिल करने के बाद लीना पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा ये लिन चेन का शानदार नियंत्रण था। अब उनके दोनों किरदारों के लिए ज्वार बदल गया था। ये लिन चेन के मन में उस महिला के प्रति दया दिखाने का जरा भी इरादा नहीं था। वह हर बार जब भी उसे मौका मिलता लीना पर हमला कर देता, जिससे कूल के मन में उसके प्रति नफरत भर जाती। उसके पास सुदृढ़ीकरण की तलाश में अपनी टीम को मिनीमैप पर अलग भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिनीमैप पर एक लाल बिंदु है जो 30 सेकंड के लिए गायब हो गया। किसी ने अब अनुभव जमा करने की भी जहमत नहीं उठाई। ये बहुत संभव है कि वह व्यक्ति लीना के साथ मिलकर मुझ पर चुपके से हमला करने के लिए काम कर रहा हो। ये लिन चेन ने धीरे से कहा।
वह पहले की तरह ही संभावित गैंग के प्रति संवेदनशील बना रहा, बिना छिपने के थोड़े से भी इरादे के। बोलते बोलते उसने तेजी से नक्शा बदल दिया। यमीर द टस्क अब ऑनलाइन नहीं है। मुझे लगता है कि वह लीना के साथ मिलकर काम करने आ रहा है। शैडो फाइन को मारना इतना मुश्किल नहीं है। हालांकि अगर वह आने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे जवाबी हमले में मार डालूंगा। जीवन के बारे में 3 गलत धारणाएं हैं। कंपन करने वाला फोन, वह मुझे पसंद करती है और मैं जवाबी हमला कर सकता हूं। स्ट्रीमर का विश्लेषण प्रभावशाली लगता है। इससे पहले ही साबित हो चुका है कि यमीर वाकई उसके लिए आ रहा है। मेरी बात पर ध्यान मत दीजिए, मैं तो बस यहां बैठा हूं और उस स्ट्रीमर को अपना विनाश तलाशते हुए देख रहा हूं। झनकार। लगभग उसी समय लीना ने ड्रैगन स्लेव को छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद एक विशाल स्नोबॉल एक अंधेरे कोने से शैडो फाइन की ओर लुढ़का। गुप्त हमला शुरू हो गया था। शैडो फियन तेजी से पीछे हट गया, लेकिन स्नोबॉल फिर भी उसे पकड़ने में कामयाब रहा। वह उसी जगह पर अचेत हो गया। लीना जल्द ही उसके पीछे भागी। यमीर के हमले के बाद लाइट स्ट्राइक एरे को सहजता से मुक्त कर दिया गया। शैडो फियन फिर से स्तब्ध हो गया। जब तक शैडो फियन स्तब्धता से जागा तब तक उसका आधा एचपी बार पहले ही खत्म हो चुका था। शैडो फियन टावर की ओर पीछे हटने वाला था, लेकिन यमीर द टस्क ने बर्फ के टुकड़ों का उपयोग करके उसके पीछे हटने के रास्ते को बंद कर दिया। इस समय शैडो फियन को ऐसा लगा कि वह चारों ओर से घिर गया है। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी और तीनों शैडोरेज मंत्रों का इस्तेमाल करके लीना के एचपी को यमीर के एचपी से 2/3 और आधे से भी कम कर दिया। जब तक आइस शॉट्स का सीलिंग प्रभाव खत्म हुआ, शैडो फाइन का एचपी बार भी आधा खाली हो चुका था। वह जल्दी से पीछे हटने लगा। यमीर और लीना ने रक्षा टावर की आड़ में पीछा करना और हमला करना जारी रखा। इस बार उसे मरना ही होगा। कूल ने अपने दांत भींच लिए। वह शैडो फाइन की जान लेने से पहले अपने ड्रैगन स्लेव की सीडी होने का इंतजार कर रही थी। ड्रैगन गुलाम। लीना के शरीर से लाल लपटों की एक लहर फूट पड़ी। हालांकि शैडो फियन जो सीधे आगे चल रहा था, उसने ड्रैगन स्लेव के हमले को चकमा देने के लिए अचानक एक ऐसा कार का पैंतरेबाजी की। उसका हमला विफल हो गया। कूल का दिल धड़क रहा था क्योंकि एक अशुभ पूर्वाभास उसके दिल में छाया हुआ था। ऐसा लगा मानो उसके इरादे की पुष्टि करने के लिए भागता हुआ शैडो फियन अचानक पलट गया। उसने शैडोरेज के एक बार से यमीर की जान ले ली, इससे पहले कि वह लीना की जान लेने के लिए दूसरे शैडोरेज का इस्तेमाल करता। डबल किल। वाय भगवान ने कूल वी को मार डाला। वाय भगवान ने 10,000 साल पहले यमीर को मार डाला। यह भगवान हत्या की होड़ में है। वह भारी आवाज गूंज उठी। आधी स्क्रीन वाय गॉड से भर गई। मुझे खेद है, मैं बोल नहीं सकता। मैं स्ट्रीमर के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए केवल महाकाव्य शब्द का उपयोग कर सकता हूं। वह बिल्ली की तरह घबराया हुआ दिखता है, लेकिन असल में वह एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर है। महाकाव्य। मैं कहूंगा कि उनका नियंत्रण किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसा हो सकता है। भीड़ की ओर से कोई आपत्ति नहीं है ना? मुझे लगता है कि कूल रोने वाला है। ये कैसा प्रतिद्वंद्वी है। अध्याय 5। दिखावटी। क्या यह आप है? अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। कूल मुझे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये लिंचेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। वह स्क्रीन के माध्यम से सुंदर स्ट्रीमर के गुस्से को महसूस कर सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे इसलिए जोड़ रही थी ताकि वह उसे डांट सके। ये लिंचेन ने मन ही मन इस बारे में सोचा और उसने तुरंत स्वीकृति बटन पर क्लिक कर दिया। मैं इतने कम समय में इतने सारे प्रशंसक केवल कूल की वजह से ही प्राप्त कर पाया हूं। यह व्यक्ति एक दिव्य चुंबक है जो प्रशंसकों को अपनी ओर खींचता है। मेरे पास उसके अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। क्या तुमने ऐसा जानबूझकर किया? कूल ने एक वॉइस क्लिप भेजी जिसके बाद 3 गुस्से वाले इमोटिकॉन्स थे। नहीं, ये लिंचेन ने धीरे से उत्तर दिया। कूल ने अनुमान लगाया कि ये लिंचेन उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी और उसने जानबूझकर उसे उसके पहले के एकल मैचों के 3 राउंड हारने पर मजबूर कर दिया। तो फिर तुमने ये सब गलत इरादे से किया होगा। इसके बाद फिर 3 और गुस्से वाले इमोटिकॉन्स आए। मैंने नहीं किया। ये लिंचेन ने एक मासूम सा इमोटिकॉन जोड़ा। तुम्हें मेरे साथ यह सब करना होगा। मेरे कैरी प्लेयर बनो। कूल ने इसके तुरंत बाद एक दयापूर्ण इमोटिकॉन भेजा। ठीक है, जरूर। ये लिंचेन ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। प्रशंसक ने वास्तव में उसके साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा था। ये स्वर्ग से मिले पैसों के समान ही अच्छा था। अगले ही पल एक वार्तालाप अनुरोध बुलबुला पॉपअप हुआ। ये लिंचेन ने स्वीकृति बटन दबाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट की। अरे हेलो हम्फ। बातचीत के दूसरे छोर से एक ठंडी कराह सुनाई दी। फिर एक प्यारी महिला की आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि अगर तुम मुझे उसके राउंड में हारने दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुस्से के बावजूद उसकी आवाज बहुत आकर्षक लगती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतनी लोकप्रिय स्ट्रीमर है। ये लिंचेन ने अपने दिल में भावनाएं भरकर कहा। फिर उसने कूल को बार बार आश्वस्त किया और फिर कूल के साथ मिलकर कतार में शामिल हो गया। अरे वाह, क्या हो रहा है? कूल देवी अचानक वाई गॉड के साथ क्यों मिल रही है? देवी, सोलो मैचमेकिंग का क्या हुआ? आप बदल गई हैं। भाड़ में जाओ। मेरी देवी कभी भी ऐसे ही दुश्मन के हाथ में नहीं आएगी। भगवान, तुम इतने क्रूर क्यों हो? चुप रहो, ऊपर वाले व्यक्ति। मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस संगीकरण पर आपत्ति जताऊंगा। लाइव स्ट्रीम चैनल पर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। एक के बाद एक कई प्रशंसक अपनी आपत्ति जता रहे थे। सब लोग रुको और देखो। उस आदमी ने मुझे ऐसी मुश्किल परिस्थिति में फंसा दिया है। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। धारा में कूल ने बुरे इरादों के साथ मुस्कुराहट बिखेरी। उसने एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जो समझ से परे था। यह महाकाव्य है। मुझे पता है कि देवी को इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकेगा। मैं इंतजार करके देखूंगा। सभी लोग वाई गॉड के चैनल पर मुखबिर बनकर कभी मत जाना। हाँ, ये निश्चित रूप से दिलचस्प होने वाला है। तो ये पता चला कि कूल की अपनी कुछ और योजनाएं हैं। हाँ, वाई भगवान के लिए एक क्षण का मौन। एक क्षण का मौन जोड़। एक क्षण का मौन जोड़ 10,086। केवल ये लिंचेन को अभी भी अंधेरे में रखा गया था। वह लड़ने की भावना से भरा हुआ था। उसने शैडो फियन को कुशलता से चुना और फिर वह मिड लेन की यात्रा पर निकल पड़ा। ये लिंचेन इस बार उसी लेन पर हाथापाई नायक कुनका के खिलाफ लड़ रहा था। एक रेंज हीरो और एक हाथापाई हीरो के बीच की लड़ाई में शैडो फियन को कुनका पर थोड़ी सी श्रेष्ठता हासिल थी।
ये लिनचेन ने जब भी मौका मिला एडमिरल कुनिक्का को थप्पड़ मारा और कभी कभी उसके एचपी को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू भी किया। कुनिक्का की दूसरी क्षमता टाइडब्रिंगर है। ये पौराणिक तलवार अधिक नुकसान पहुंचाती है और प्रभाव के बड़े क्षेत्र में दरार डालती है। जब दुश्मन ट्रुप्स पर हमला कर रहा होगा तो आसपास के दुश्मन पर भी उसी समय हमला होगा। ये लिनचेन ने अपने दर्शकों को जिम्मेदारी की भावना से समझाया। यह उनकी व्यावसायिकता और जिम्मेदारी के कारण भी था। यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने के लिए आए कई दर्शकों ने मूल रूप से यहाँ रहने का फैसला किया। उस स्क्रिप्ट का एचपी गिर रहा है, वह निश्चित रूप से आखिरी हिट के लिए आगे आएगा। ये लिनचेन ने अपने दर्शकों को समझाना जारी रखा जबकि उसने शेडोफाइन की स्थिति को नियंत्रित किया। मैं साइड फ्रंट की ओर चल रहा हूँ। इससे मैं न केवल टाइडब्रिंगर की कास्ट रेंज से बाहर निकल सकता हूँ बल्कि उसके करीब भी पहुंच सकता हूँ ताकि मैं उसे मारने का मौका पा सकूं। उसने पहले जानबूझकर कुनिक्का के 1/3 एचपी को नुकसान पहुंचाया था। यह एचपी की एक अजीब सी मात्रा थी क्योंकि एडमिरल संभवतः अपनी तरफ वापस नहीं लौट सकता था और वह हीलिंग साल्व का उपयोग करने में असमर्थ हो गया था। इससे पहले कि उसकी आवाज बंद हो जाए, कुनिक्का को अंतिम प्रहार के लिए आगे बढ़ते देखा जा सकता है, जैसा कि ये लिनचेन की मूल स्क्रिप्ट में बताया गया था। ये लिनचेन ने कुनिक्का के एचपी को जितना संभव हो सके उतना खत्म करने के लिए ऑटो अटैक मोड में शेडोफाइन को शामिल करना शुरू कर दिया। जब एडमिरल को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह पीछे हटने वाला था, तो ये लिनचेन ने कुनिक्का के एचपी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए शेडोरेज की एक लहर को छोड़ दिया। अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है, वह पहले ही मर चुका है। ये लिनचेन ने अतुलनीय आत्मविश्वास से कहा, मुझे उसे पकड़ने के लिए 2 शेडोरेज के अलावा केवल 3 बार ऑटो अटैक करने की जरूरत होगी। पहला हमला, ये लिनचेन ने गिनती की और एक धमाका किया। दूसरा हमला, इसके तुरंत बाद दूसरा विस्फोट हुआ। वर्तमान में कुनिक्का ने अभी शेडोफियन की कास्ट रेंज में अपना रास्ता बनाया था। तीसरा हमला, ये लिनचेन ने आत्मविश्वास से पलटते हुए हमला किया। फर्स्ट ब्लड, हे भगवान, मैं मर चुका हूँ, कृपया मुझे मत मारो। यह आश्चर्यजनक है। अगर कोई स्ट्रीमर पेशेवर रूप से नहीं खेल रहा है तो यह उसकी प्रतिभा की बर्बादी है। ओह, बहुत बढ़िया नियंत्रण। स्ट्रीमर, तुम अपना परिचय क्यों नहीं दे रहे हो? तुम एक सुंदर लड़के की तरह लग रहे हो। सदस्यता ले ली है। मैं एक डायोसी हूँ। मेरी सराहना के प्रतीक के रूप में आपके लिए ये लॉलीपॉप है। ... फर्स्ट ब्लड के बाद ये लिनचेन पूरी तरह से गेम प्ले में डूब गया था। शेडोफियन तेजी से बढ़ रहा था। उसने मिड लेन में अपना रास्ता बनाया और फिर ऊपर और नीचे की लेन पर हमलों की एक लहर शुरू कर दी। खेल शुरू हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हे भगवान, यह ईश्वर तो ईश्वरतुल्य से भी परे है, कोई उन्हें मार डाले। गूंजती हुई घोषणा की ध्वनि सुनकर ये लिनचेन ने अंततः अपने जीवनकाल में पहली बार ईश्वर से परे की उपलब्धि पूरी कर ली। तुम क्या सोचते हो, मैं अब भगवान के समान हो गया हूँ? ये लिनचेन ने एक वॉइस क्लिप में कूल से कहा। जीज, बियॉन्ड गॉडलाइक में घमंड करने की क्या बात है? ये कुछ खास नहीं है, कूल ने तिरस्कार में ठंडे स्वर में कहा। वह छिपे हुए गुस्से में अपने दांत भींच रही थी। अभी तक उसकी हत्याओं की संख्या 0 पर बनी हुई थी। कुछ नहीं, मैं तो बस ये पूछने ही वाला था कि क्या कोई मुफ्त जीत का मजा ले रहा है। ये लिनचेन ने बहुत ही उत्तेजक अंदाज में ये कहते हुए जोर से हंसा। कूल ने उपहास किया। हमने अभी इस दौर का खेल पूरा नहीं किया है, अंत में कौन हंसेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ये लिनचेन ने एक धुन गुनगुनाई। भाइयों, मैं आज आपको शेडोफाइन का सबसे शानदार संस्करण पेश करूंगी। जब वह बोल रहा था, ये लिनचेन ने तुरंत मुख्य दुकान से ईउल का दिव्यता का राजदंड खरीद लिया। इस समय उनकी वस्तुओं में स्पीड के जूते, ब्लिंक डैगर, ईल सैप्टर ऑफ डिविनिटी और मैजिक स्टिक शामिल हैं। ब्लिंक डैगर उपयोगकर्ता को लक्ष्य बिंदु पर टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। दुश्मन नायक से नुकसान उठाने के बाद 3 सेकंड तक इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ईउल का दिव्यता का राजदंड, ये लक्ष्य इकाई को चक्रवात में उड़ा देता है, जिससे वे 2.5 सेकंड के लिए अजय हो जाते हैं। शेडोफियन आमतौर पर शानदार बर्स्ट क्षति की तलाश में रहता था क्योंकि वह आमतौर पर हमला करने वाली वस्तुओं का उपयोग करता था। ये लिनचेन की रणनीति को अत्यंत विलक्षण और अभूतपूर्व कहा जा सकता है। ये किस तरह का विलक्षण आइटम निर्माण है? स्ट्रीमर अभिमानी हो रहा है। ये दिखावा मात्र है। अपनी श्रेष्ठता को त्यागना कितनी बड़ी मूर्खता है। वह जबरदस्ती अपने डीपीएस को जादूगर में बदल देता है। यह महाकाव्य है। ... दर्शकों ने एक स्वर में अपनी असहमति व्यक्त की। कूल भी स्थिति में अपनी उलझन को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा भौहें सिकोड़ रही थी। ये लिनचेन ने संदेह के बावजूद आगे कुछ बताने की जहमत नहीं उठाई। वह शांत और संयमित तरीके से खेल खेलता रहा। खेल के 14वें मिनट में ये लिनचेन ने एक बार फिर से एक और किल का इस्तेमाल किया। उसने अपनी तीसरी शक्तिशाली वस्तु घोस्ट सैप्टर का इस्तेमाल किया। भूत राजदंड, आप 4 सेकंड के लिए भूत रूप में प्रवेश करते हैं जिससे आक्रमण से होने वाली क्षति के प्रति प्रतिरक्षित हो जाते हैं, लेकिन आक्रमण करने में असमर्थ हो जाते हैं तथा जादुई क्षति के प्रति 40% अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। ऐसी वस्तुएं भी इसी प्रकार बेकार प्रतीत होती थी तथा उनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। तुम क्या कर रहे हो? कूल अब खुद को रोक नहीं सकी और उसने जिज्ञासा से पूछा। आइटम का इस्तेमाल हो चुका है, अब बारी है व्यक्तिगत प्रदर्शन की। ये लिनचेन ने अतुलनीय रूप से आत्ममुग्ध भाव से कहा, बाद में तुम्हें मेरे पीछे छिप जाना चाहिए। मैं आगे बढ़कर दुश्मन को बाहर निकालने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि हम विरोधी टीम का सफाया कर सकते हैं। कूल ने अपनी आंखें हल्की सी घुमाई। ठीक है, आगे बढ़ो। ये लिनचेन को उस पर कोई संदेह नहीं था। शेडोफियन विरोधी टीम की नजर में अहंकार से बाएं से दाएं झूल रहा था। मेरे प्रति विरोधी टीम की नफरत को देखते हुए ये संभव है कि वे मुझ पर छिपकर हमला करने में कोई कसर न छोड़े ताकि वे मेरी बियॉन्ड गॉडलाइक लकीर को तोड़ सकें। ये लिनचेन ने लाइव स्ट्रीम में बताया। विरोधी टीम पहले ही मैप से गायब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि स्पिरिट ब्रेकर मेरी ओर बढ़ रहा है। विरोधी टीम का पग द फेरी ड्रैगन चालाकी से छाया से बाहर आया और आते ही जादू कर दिया। ड्रीम कॉइल अस्थिर जादू की एक कॉइल बनाता है जो दुश्मन नायकों पर चिपक जाती है, उन्हें 0.5 सेकंड के लिए अचेत कर देती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है और उन्हें बांध देती है। यदि दुश्मन नायक बहुत दूर जाकर कॉइल को खींचता है तो ये टूट जाता है, अचेत हो जाता है और अतिरिक्त 200 क्षति पहुंचाता है। इसके तुरंत बाद स्पिरिट ब्रेकर जंगली आभा के साथ सीधे ये लिनचेन की ओर बढ़ा। वह दंग रह गया। इसके बाद पक ने वेनिंग रिफ्ट के अलावा एक इल्यूसरी ऑर्ब लॉन्च किया। इन दोनों हीरो की उपस्थिति ने शेडोफियन के एचपी का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया था।
शैडो फील्ड एक गंभीर स्थिति में था। ठंड, अब समय आ गया है, ये लिनचेन ने अपनी आवाज में कहा। हालांकि उसे चुप्पी के अलावा कुछ नहीं मिला। इस समय कूल ने अपने नायक को ये लिनचेन की ओर एक नजर भी डाले बिना पीछे हटने के लिए नियंत्रित किया। हाँ, उसने मुझे इतनी बुरी तरह से फंसाया और फिर भी वह चाहता है कि मैं उसे बचाऊं। क्या उसे लगता है कि उसे मुझे इस तरह भड़काने की इजाजत है? कूल को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। अगर वह विनाश चाहता है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। ठंडा, तुम बुरे हो लेकिन मुझे ये पसंद है। यह एक अच्छा शो है। सभी लोग आइए वाई भगवान के दिमाग में मनोवैज्ञानिक आघात के क्षेत्र की गणना करें। मुझे इससे नफरत है जब टीम के साथी एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं। हालांकि मैं इस बार बिना किसी गुण के मुस्कुरा रहा हूं। अगले, हमें वाई गॉड के बियॉन्ड गॉड लाइक से समाप्त होने का ध्वनि प्रभाव सुनना चाहिए। मुझे यकीन है कि यह एक सुखद ध्वनि है। ... डबल किल, हे भगवान, यह ईश्वर तो ईश्वर तुल्य से भी परे है, कोई उन्हें मार डाले। तिगुनी मार, हे भगवान, यह ईश्वर तो ईश्वर तुल्य से भी परे है, कोई उन्हें मार डाले। अल्ट्रा किल, हे भगवान, यह ईश्वर तो ईश्वर तुल्य से भी परे है, कोई उन्हें मार डाले। हिंसा, हे भगवान, संपूर्ण खेल तुरंत ही जलमग्न हो गया। कूल का लाइव चैनल तुरंत मृत्यु जैसी शांति में डूब गया। क्या ये सच है? 1 बनाम 5 और विरोधी टीम का सफाया। वे अभिनेता हैं। अगर विरोधी टीम के खिलाड़ी अभिनेता नहीं है तो मैं बकवास खा लूंगा। एफ तारांकन सीके, मैं अभी वाई गॉड के चैनल से लौटा हूं। मेरे ऊपर वाला दर्शक पक्का बकवास खा रहा है। आप सभी पहले नहीं देख पाए। मैं अपने सम्मान का उपयोग करके ये गारंटी देता हूं कि वाई गॉड का नियंत्रण शीर्ष 10 में आ सकता है। ये बहुत महाकाव्य था। ... ये लिनचेन के लाइव चैनल पर भी भारी हंगामा हुआ था। अरे, मेरी 24 की टाइटेनियम आंखें अंधी हो गई हैं। मेरी मां मुझसे पूछ रही थी कि मैं ये सब देखते हुए घुटनों के बल क्यों बैठा था। मैंने उनसे कहा कि मैं सदमे से पेशाब कर रहा था। दिखावटी, क्या यह आप हैं? ... कूल ने गुमराह होने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने ये लिनचेन के लाइव चैनल पर स्विच कर लिया। उसने उस समय का पता लगाया जब ये लिनचेन परेशान था। शैडोफियन का सिर्फ आधा एचपी बचा था। क्रिस्टल मेडेन अंधेरे कोने में अपने छिपने के स्थान से बाहर निकली और शैडोफियन पर तुरंत फ्रॉस्टबाइट का इस्तेमाल किया। कुनका ने 2 घोस्टशिप को भी बुलाया था जो पूरी तरह से तैयार थे और हमला करने के लिए तैयार थे। स्पेक्ट्रे ने भी अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया और शैडोफियन के पीछे उतर आया। इस स्थिति में कोई भी निश्चित रूप से जीवित नहीं बच पाएगा। हालांकि शैडोफियन ने इस महत्वपूर्ण क्षण में खुद पर यूल के दिव्यता के राजदन का इस्तेमाल किया। काला शैडोफियन आसमान में उड़ गया और कुनिक्का के 2 घोस्टशिप को पूरी तरह से चकमा दे गया। जमीन पर उतरते ही शैडोफियन ने तुरंत घोस्ट सैप्टर लॉन्च किया। विरोधी टीम के 5 हीरो ने अभी अपना जादू चलाया था और अभी भी कूलडाउन की अवधि में थे। वे शैडोफाइन पर हमला करने में असमर्थ थे, लेकिन वे बिना कुछ किए केवल शैडोफाइन को घेर सकते थे। दूसरी ओर शैडोफियन ने अपना हाथ उठाना शुरू कर दिया और घेराबंदी के भीतर आत्माओं की रिक्वेम डाली। शैडोफियन की सुंदर सिलहूट ने अपना सिर उठाया और जोर से मंत्रोच्चार किया, मानो वह अंधेरे भगवान को बुला रहा हो। आत्माओं का अंतिम संस्कार, शैडोफाइन अपनी पकड़ी गई आत्माओं को राक्षसी ऊर्जा की रेखाओं के रूप में छोड़ता है। जब आत्माएं छोड़ी जाती हैं तो शैडोफाइन के आसपास की इकाइयां इसकी गति और हमले की क्षति को कम करके क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। धमाका, शैडोफियन के शरीर से अनगिनत आत्माएं निकल गईं। शक्तिशाली क्षति ने पूरे दृश्य को तुरंत प्रभावित कर दिया। स्थिति इतने कम 2 सेकंड में सभी की उम्मीदों से बढ़कर हो गई थी। क्रिस्टल मेडेन और पक तुरंत मारे गए। दूसरी ओर कुनका, स्पिरिट ब्रेकर, स्पेक्ट्रे के पास ज्यादा एचपी नहीं बचा था, जबकि शैडोफिन चारों ओर से घिरे होने के कारण मौत के जाल में फंसे हुए थे। हालांकि शैडोफाइन ने ब्लिंक डैगर का उपयोग शांत और संयमित तरीके से किया। एक पल में ही उसकी छवि दूसरी तरफ दिखाई दी। इसके तुरंत बाद उसने मुड़कर 3 जुड़े हुए शैडोरेज मंत्र डाले। वह बहुत ही शालीन, बेलगाम और दबंग था। यह एक आदर्श उत्पाद था। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि अधिकांश लोग बहुत देर तक उसके खेल में डूबे रहे। तो ये पता चला है कि शैडोफियन का उपयोग इस तरह भी किया जा सकता है, कूल ने अनजाने में कहा। पहली बार वह इस वाई भगवान के बारे में उत्सुक थी। एक पेशेवर स्ट्रीमर के रूप में उसे गेमिंग में अत्यधिक उच्च प्राकृतिक उपहार प्राप्त थे। इसके अलावा वह कई पेशेवर गॉड गेमर्स से परिचित थी। हालांकि उसने कभी किसी को शैडोफाइन को इस तरह से खेलते नहीं देखा था। चाहे वह वस्तुओं का उपयोग हो या नियंत्रण, ये लिनचेन निश्चित रूप से सबसे योग्य तेजतर्रार खिलाड़ी था। महाकाव्य 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 महाकाव्य। मुझे लगता है कि कूल ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी प्रोगेमर बना लिया है। मुझे उससे ईर्ष्या होती है। मैं देवी के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था करना चाहता हूँ। कुछ न करके मुफ्त जीत के लिए साथ चलना कैसा लगता है? अध्याय 6, आपातकालीन उपचार। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। टीम बैटल में ये लिनचेन ने आइटम का इस्तेमाल और समन्वय बहुत बढ़िया तरीके से किया। उनका नियंत्रण और भी शानदार था। उनके प्रदर्शन ने हर दर्शक को गेम को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। जो लोग पहले उस पर संदेह कर रहे थे, उन सभी ने एक स्वर में अपना मुंह बंद कर लिया। इस घटना को शिक्षण सामग्री का एक महाकाव्य माना जा सकता है। इसके अलावा उसका अजीबोगरीब आइटम निर्माण था। इसने ये लिनचेन के लाइव स्ट्रीमिंग चैनल के लिए प्रशंसकों की एक लहर खींची थी। उसे लगातार उपहार और प्रायोजक मिल रहे थे। बहुत से लोग पहले मेरे आइटम बिल्ड पर संदेह कर रहे थे। सच में किसी भी हीरो के लिए आइटम बिल्ड अपरिवर्तनीय नहीं है। ये लिनचेन ने अपने दर्शकों को समझाने का अवसर लिया। विपक्षी टीम के नायकों में स्पिरिट ब्रेकर और कुनिक्का थे। वे हाथापाई प्रकार के नायक थे जो पूरी तरह से गैंकिंग के लिए उपयुक्त थे और उन्हें शैडोफाइन के कट्टर दुश्मन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले अपने जीवन को प्राथमिकता देनी होगी। दूसरी बात, विरोधी टीम की ओर से मुख्य नुकसान कुनिक्का के 2 घोस्ट शिप और ऑटो अटैक क्षति पहुंचाना है। मैंने इन हमलों को पूरी तरह से तोड़ने के लिए यूल के सैप्टर ऑफ डिविनिटी और घोस्ट सैप्टर का इस्तेमाल किया। रक्षात्मक उद्देश्यों के अलावा ब्लिंक डैगर और यूल सैप्टर ऑफ डिविनिटी का उपयोग मेरी गतिशीलता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये लिनचेन का विश्लेषण बाघ की तरह क्रूर था। उनके प्रशंसकों और दर्शकों के समूह ने एक बार में ही महाकाव्य चिल्लाया। हे भगवान, आप कब से डोटा खेल रहे हैं? लेंग ने जिज्ञासा से पूछा। यह मेरा चौथा राउंड है, ये लिनचेन ने शानदार ढंग से मुस्कुराते हुए कहा।
सच में, मैं पहले और दूसरे राउंड के दौरान भी खेल रहा था। मैं अभी खेल पर पकड़ बनाना शुरू कर रहा हूँ। यह एक धोखा है। लेंग लेंग की तो बात ही छोड़िए, लाइव स्ट्रीम चैनल के सभी दर्शक इस पर यकीन नहीं कर पाए। ये तुम्हारा भाई ही होगा जो पहले और दूसरे राउंड के दौरान खेल रहा था। जो भी कहना है कहो। आजकल कोई भी व्यक्ति सच बोलने पर विश्वास नहीं करता, ये लिन चेन ने कहा, मानो वह इस तथ्य से बहुत परेशान हो। लाइव स्ट्रीम चैनल पर तुरंत सन्नाटा छा गया। शट अप, लेंग लेंग ने तिरस्कार में उपहास किया। उसने पाया कि ये लिन चेन वास्तव में स्ट्रीमर बनने की कला में प्रतिभाशाली था। वह दर्शकों की भावनाओं को आसानी से प्रभावित कर सकता था। स्ट्रीमर होने का काम सिर्फ दर्शकों से बातचीत करने जितना आसान नहीं था। गेम स्ट्रीमर को सिर्फ गेम खेलना ही नहीं था, बल्कि इस काम का सबसे अहम हिस्सा दर्शकों को आकर्षित करना और उनकी दिलचस्पी जगाना था। अगर कोई स्ट्रीमर लकड़ी के स्लैब की तरह व्यवहार करता है तो कोई भी उसे गेम खेलते हुए देखने में दिलचस्पी नहीं लेगा। या गॉड, तुम गेम खेलने में बहुत बढ़िया हो, तुम हमें अपनी कहानी क्यों नहीं बताते? लेंग लेंग ये लिन चेन की मदद कर रही थी। उसे चिंता थी कि लिंग जिचेन को नहीं पता कि क्या कहना है, इसलिए उसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस विषय को उठाया। मेरी कहानी, ये लिन चेन ने एक पल के लिए चुपचाप सोचा। उन्होंने देखा कि उनके लाइव स्ट्रीम चैनल पर पहले से ही हलचल मची हुई थी। उनके कई दर्शक उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। वे उन्हें संकेत देने के लिए चैट बॉक्स में संदेश टाइप कर रहे थे। यहां तक कि बहुत से लोग उपहार देकर उन्हें संकेत देने की कोशिश कर रहे थे। ये लिन चेन के होंठ थोड़े से मुड़े हुए थे। अब उसके लिए प्रोडिजी सिस्टम का लाभ उठाने और अपनी साहित्यिक नींव की गहराई का उपयोग करने का अवसर था। सच कहूं तो मुझे हमेशा से ही अच्छी कहानी वाले लोगों से ईर्ष्या होती रही है। उसकी आवाज में ईर्ष्या और दुख की झलक थी। इससे लाइव स्ट्रीम चैनल का माहौल अचानक से गंभीर और गहरा हो गया। हर एक दर्शक उसकी कहानी के जारी रहने का इंतजार कर रहा था। कई उत्साही प्रशंसकों ने उसे सांत्वना देना शुरू कर दिया था। लेंग लेंग खुद को शांत करने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लिन चेन पर किसी बात का बोझ है। फिर भी उसने ये लिन चेन को बोलते हुए सुना, मेरे विपरीत, मैं इस दुनिया में 20 साल से रह रहा हूँ। मैं केवल एक शब्द का अवतार हूँ, शान। बस। लेंग लेंग ने वॉयस क्लिप में जोर से पानी थूक दिया। एक सुंदर युवती की उसकी छवि खो गई थी। अरे वाह, ये स्ट्रीमर बहुत क्रूर है। वह मेरी देवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं बिना किसी कारण के अपमानित महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्ट्रीमर चुटकुलों का भी मास्टर है। मैं अब से आपका कट्टर प्रशंसक हूँ। जब मैं अतीत की ओर देखता हूँ तो मुझे अचानक एहसास होता है कि मेरा जीवन भी उस सपने देखने वाले की तरह ही दुखद है। क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि स्ट्रीमर ने अपनी उम्र बता दी है? वह सिर्फ 20 साल का है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह भी एक छोटा सा फ्रेश मीट है। ... टकराना। इसी बीच नीचे से किसी के दरवाजा खोलने की बहुत तेज आवाज आए। उसके तुरंत बाद अस्त व्यस्त कदमों की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर कहाँ है? इस आदमी को बचाओ। ये लिन चेन एक पल के लिए अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरीज यहाँ आया हो। वह रुगाव शहर के डाउनटाउन के एक हिस्से में था। अस्पताल का मानक अन्य अस्पतालों से बहुत पीछे था, इसलिए आमतौर पर गंभीर स्थिति वाले रोगियों को शहर के क्षेत्र के डॉक्टरों के पास भेजा जाता था। इसके अलावा पहले से ही देर हो रही थी। अधिकांश डॉक्टर काम के बाद पहले ही घर वापस जा चुके थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये लिन चेन के पिता अभी भी ऑपरेशन थिएटर में थे। उसने लाइव स्ट्रीम चैनल में दर्शकों से माफी मांगी और फिर गेम से तुरंत लॉग आउट हो गया। ये लिन चेन ने दूसरी मंजिल पर खिड़की से एक नजर डाली। अस्पताल के रिसेप्शन एरिया में एक बूढ़े आदमी के साथ एक युवा युवती थी। उनके पीछे 2 हटे कट्टे दिखने वाले अंगरक्षक थे जो काफी फिजूल खर्ची वाले लग रहे थे। तुम्हारे अस्पताल में डॉक्टर कहाँ है? सबको बुलाओ। अगर हमारे रहते हुए मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो मैं इस अस्पताल को कभी भी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये स्पष्ट था कि युवती इतनी घबरा गई थी कि उसने अधीरता से शिकायत की। ये स्पष्ट था कि ड्यूटी पर मौजूद कुछ युवा नर्सें इस समूह के लोगों से सामना होने पर चौंक गई थीं। वे एक दूसरे को गर्म तवे पर चींटियों की तरह घूरते हुए खड़े थे। वे पूरी तरह से असमंजस में थे। इस अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। ये लिन चेन के पिता को वहां का मुख्य आधार माना जा सकता था। उनके पिता ही हर दिन ड्यूटी पर होते थे। ऐसा लगता था कि आने वाला यह मरीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो अगर उसे कुछ हो जाता तो शायद उसके पिता पर दोष मार सकता था। ये लिन चेन के दिमाग में यह विचार एक पल के लिए आया और फिर अचानक गायब हो गया। उस समय अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं था। उसके पास और कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वह पहले खुद ही स्थिति को नियंत्रित कर ले। ये लिन चेन ने अभी अपने पैर हिलाए ही थे कि उसे अचानक ये जिनके शब्द याद आ गए। उसके लिए यही बेहतर था कि वह अपना परिचय न दे। उसने रैक पर टंगा एक लंबा सफेद कोट उठाया और जल्दी से निकलने से पहले उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। लंबा कोट पहने और चेहरे पर मास्क लगाए ये लिन चेन रिसेप्शन एरिया में आया। उसने अपनी आवाज को गहरा किया और दिखावटी अनुभव के अंदाज में कहा, क्या हुआ? कोई मरीज है? इस समय युवती बेचैनी से रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह लगातार खुद को दोषी ठहराते हुए कह रही थी, ये सब मेरी गलती है। मैं इस यात्रा में दादाजी की दवा लाना भूल गई। ये लिन चेन की नजर उस दृश्य पर पड़ी और उसने पाया कि वह युवा युवती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसका चेहरा अंडाकार था, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और चेहरे पर हल्का मेकअप। वह अपनी प्यारी सी नाक से रोती थी। इससे किसी को भी उसके प्रति दया और स्नेह महसूस होता था। उसने चैनल ड्रेस पहनी हुई थी, मैनोलो ब्लाहनिक की ऊंची एड़ी के जूते और उसके हाथ में गुची बैग था। बेशक उसके गले में हीरे का सबसे चमकीला हार था। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। क्या आप डॉक्टर हैं? लिन रॉक्सू ने ये लिन चेन को पहले ही देख लिया था। वह डूबते हुए आदमी की तरह उम्मीद की आखिरी किरण पर लटकी हुई थी। जब तक आप मेरे दादाजी की जान बचा सकते हैं तब तक पैसे की कोई समस्या नहीं है। नर्सें भी डॉक्टर की ओर देख रही थी जो उन्हें कुछ अपरिचित लग रहा था। उनकी आंखों में अनिश्चितता की झलक थी। हालांकि वे पहले से ही इस समय अस्त-व्यस्त स्थिति में फंसी हुई थी, इसलिए उनके पास ये लिन चेन पर ध्यान देने का समय नहीं था। रोगी कहाँ है? ये लिन चेन ने सहयोगात्मक व्यवहार किया। यह मेरे दादाजी हैं। युवती ने चिंता से बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़े आदमी का चेहरा पहले से ही भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। वह जोर जोर से सांस ले रहा था, मानो उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि उसका दम घुट रहा था और वह जल्दी बेहोश हो जाएगा।
क्या वह अस्थमा से पीड़ित है? ये लिनचेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। बूढ़े व्यक्ति के लक्षण अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति से बहुत मिलते जुलते थे, हालांकि यह अस्थमा से कहीं ज्यादा गंभीर हमला था। मेरे लिए एक स्ट्रेचर लाओ, ये लिनचेन ने निर्देश दिया। बूढ़े व्यक्ति के लिए अपनी हालत के कारण खुद से चलना पूरी तरह से अनुचित था। हम उन्हें पहले भी अस्पताल में चेकअप के लिए ला चुके हैं। मेरे दादाजी को अस्थमा नहीं है। लिन रुओयू को चिंता थी कि ये लिनचेन उसके दादाजी का गलत निदान करेगी, इसलिए उसने उसे याद दिलाया। मुझे इसकी जानकारी है, ये लिनचेन ने उत्तर दिया। बूढ़े की आंखें धंसी हुई थीं और वह लकड़ी की तरह दुबला पतला था। उसके चेहरे का रंग हल्का नीला दिख रहा था। ये लक्षण अस्थमा के कारण नहीं थे, इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि उसे जहर दिया गया था। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में निदान के 4 तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे देखना, सुनना, प्रश्न पूछना और नाड़ी को महसूस करना। आखिरकार ये लिनचेन ने मटीरिया मेडिका का संग्रह पढ़ना समाप्त कर दिया था और उसकी पारंपरिक चीनी चिकित्सा दक्षता 50% तक बढ़ गई थी। वह अभी भी किसी भी तरह अंतर बताने में सक्षम था। क्या इसका इलाज संभव है? लिन रुओयू ने ये लिनचेन को देखते हुए पूछा। फिलहाल मुझे इसका इलाज करने का विश्वास नहीं है, लेकिन मैं केवल लक्षणों से राहत दे सकता हूं, ये लिनचेन ने अपना सिर हिलाते हुए शांति से कहा। क्या? लिन रुओयू जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये लिनचेन को देखते हुए उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से भर गईं। वह उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ सकती थी। क्या यह हो सकता है कि तुम भविष्य में इसका इलाज करने का कोई तरीका खोज सको? वह एक अच्छे परिवार से आई थी। उसके दादाजी ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए कई प्रसिद्ध डॉक्टरों से मुलाकात की थी और वह वास्तव में कुछ बड़े अस्पतालों में भी जांच के लिए गए थे। ये कहा जा सकता है कि सबसे उन्नत तकनीक और सबसे अनुभवी चिकित्सकीय कुशल डॉक्टरों द्वारा निदान के बावजूद उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। हालांकि इस अज्ञात छोटे अस्पताल से कोई ऐसा कह सकता है। वह इस स्थिति में सचमुच असहाय थी। नतीजतन वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस अस्पताल में आए। वह व्यक्ति एक नजर देखने के बाद इस तरह शेखी बघारने का दुस्साहस कर रहा था। क्या यह व्यक्ति ठग हो सकता है? लिन रुओयू कुछ नहीं कर सकी और उसे संदेह होने लगा। इन दिनों ठगी करने वाले डॉक्टरों के कई मामले सामने आए हैं। हालांकि ये लिनचेन एक अनुभवी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह उसके फिगर को देखकर बता सकती थी कि वह काफी युवा था। फिलहाल स्ट्रेचर पहले ही लाया जा चुका था। ये लिनचेन ने बूढ़े व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाने में मदद की। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। बूढ़े आदमी के लक्षण बहुत भयानक थे। इतने कम समय में ही उसकी पुतलियां धुंधली होने लगी थी। ये स्पष्ट था कि उसे हाइपोक्सिक था और वह मरने वाला था। सौभाग्य से ये लिनचेन वहां था, अन्यथा उसके पिता भी इस स्थिति में पूरी तरह से असहाय हो जाते। तब तक इस महत्वपूर्ण परिवार का दोष और क्रोध उसके पिता पर स्थानांतरित हो जाता। ये लिनचेन ने अपना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली को आगे बढ़ाया। उसने बूढ़े आदमी की छाती को दबाना शुरू किया, जबकि उसने अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को फैलाकर बूढ़े आदमी की पसलियों को दबाया। उन्होंने तुइना का प्रदर्शन किया, जो ऐसे मामलों के लिए चीनी जोड़तोड़ चिकित्सा का एक रूप है। फिर ये लिनचेन ने किसी को बूढ़े व्यक्ति को उठाने का निर्देश दिया और बूढ़े व्यक्ति की पीठ पर तुइना का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें इसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है? इतने सरल उपचार पर लिन रुओयू को एक बार फिर संदेह हुआ। वह अपने दादा की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। यह उसकी जानकारी के कारण ही था कि वह अच्छी तरह जानती थी कि यह स्थिति कितनी भयावह थी। इतनी सरल तकनीक से इसका इलाज कैसे संभव हो सकता है? उपचार सत्र के दौरान बात मत करो, ये लिनचेन चिल्लाया, जबकि उसने बिना किसी शिष्टाचार के लिन रुओयू की ओर ठंडे भाव से देखा। ये किसी बाहरी व्यक्ति के लिए एक सरल प्रक्रिया प्रतीत हुई, लेकिन वास्तव में ये लिनचेन को रोगी के मेरिडियन बिंदुओं को ठीक से संचालित करने की आवश्यकता थी। उसे अपने हाथों से जो ताकत लगानी थी, उसमें थोड़ी सी भी गलती करने की अनुमति नहीं थी। कोई भी गड़बड़ी उसके प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती थी और गंभीर कठिनाइयों का कारण बन सकती थी। हंफ, लिन रुओयू के पास ये लिनचेन द्वारा घूरे जाने के बाद दबी हुई आवाज निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी आकर्षक आंखों से ये लिनचेन को देखा और चुपके से अपने दांत भींच लिए। इस उम्र में पहले कभी किसी ने उस पर चिल्लाया नहीं था। अगर उसे अपने दादाजी की चिंता न होती तो वह निश्चित रूप से उस आदमी से लड़ती। ये लिनचेन ने लगातार मेरिडियन पॉइंट्स को बदला और पूरे 20 मिनट तक तुइना का प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे तभी रोका जब उनकी बाहें सुन्न होने की हद तक दर्द करने लगी। बूढ़े आदमी का चेहरा भी धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ ही देर बाद उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसका चेहरा भी गुलाबी हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दादाजी, लिन रुओयू ने अपने दादाजी को घूरते हुए धीरे से पुकारा। रुओयू, बूढ़ा आदमी उठकर बैठ गया और उसने जगह को ऊपर से नीचे तक नापा। दादाजी, लिन रुओयू खुशी के आंसू रोते हुए तुरंत बूढ़े आदमी की बाहों में कूद पड़ी। आपने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे लगा था कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, दादाजी। हु। ओह बढ़िया डॉक्टर, ये यहाँ है। इस बीच ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक नर्स ने जोर से आवाज लगाई और दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। ये लिनचेन का दिल धड़क रहा था। वह बिना कोई आवाज किए वहां से चला गया और तुरंत दूसरी मंजिल पर वापस आ गया। उसने मास्क और लंबा कोट वापस उसी जगह पर रख दिया। अध्याय 7, यही एक गलती थी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। ये लिनचेन जब एक बार फिर लाइव स्ट्रीम चैनल पर लौटे तो वे तुरंत अचंभित रह गए। पिछला खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विरोधी टीम पहले ही अपनी टीम के ठिकाने तक पहुंच चुकी थी। लेंग लेंग ने अपने दांत भींच लिए थे और वह अभी भी उनके खिलाफ कड़ा प्रतिरोध कर रही थी। अंततः प्राचीन के ढह जाने के बाद वह हार गया। उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम चैनल पर एक नजर डाली और पाया कि वह क्रोध की आवाजों से भरा हुआ था। भाड़ में जाओ, वाय भगवान, तुम सुआ हो, बाहर आओ कमीने, भागो तुम अफक्र। मैं हैरान हूं, कुछ स्ट्रीमर गेम के दौरान ही खेल छोड़ देते हैं, फिर भी उन्हें हजारों प्रशंसक मिल जाते हैं। ये कमाल की बात है। तुमने मेरी देवी को रुला दिया, तुम सुआ हो। ... ये लिनचेन अवाक रह गया। उसने उत्सुकता से स्ट्रीमिंग माइक्रोफोन उठाया। खांसी, सभी को नमस्कार। मुझे खेद है कि मैं पहले किसी बात में फंस गया। भाड़ में जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की अफकर। भाइयों, चलो उसे पीटते हैं। हे, ऐसा चरित्र, मैंने पहले ही सदस्यता समाप्त कर दी है। जल्दी करो, उस पर अंडे फेंको और उसकी पिटाई करो। ...
ये लिनचेन के प्रकट होते ही लाइव स्ट्रीम चैनल पर हंगामा और भी तेज हो गया। क्रोध की चीखें और भी भयंकर हो गईं। वॉइस चैटरूम में लिंग लिंग अभी तक ऑफलाइन नहीं हुई थी। बस इतना था कि वह अपनी तरफ असामान्य रूप से शांत थी, जैसे कि वह ये लिनचेन से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही हो। लिंग लिंग, क्या तुम अभी भी यहाँ हो? ये लिनचेन ने धीरे से पूछा। हुन्फ। काफी देर बाद एक हल्की हंसी सुनाई दी और फिर उसकी आवाज आई, हे भगवान, तुम कहाँ चले गए थे? उसकी आवाज में सिसकियां लेने की वजह से कर्कशता की झलक थी। क्या यह संभव है कि वह सचमुच रोई थी? ये लिनचेन का मर्दाना चरित्र तुरंत फूट पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, क्या तुम पहले मेरे लिए रोई थी? वाह। लेंग लेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अवमानना व्यक्त की। मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि एक सुअर के लिए रोना पसंद करूंगी। वह सचमुच रो रही थी। ये लिनचेन के चले जाने के बाद लड़ाई की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया। साथ ही वह एक नए खाते का उपयोग कर रही थी, इसलिए उसे चारों शुरुआती राउंड हारने की उम्मीद नहीं थी। ये गेमिंग इतिहास के सबसे खराब शुरुआती गेम थे। वह दुखी और अपमानित महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। इसके अलावा जब से ये लिनचेन चला गया था तब से उसने उससे कोई बात नहीं की थी। उसने ये भी सोचा था कि क्या ये लिनचेन ने पहले दौर की वजह से गुस्से में ऐसा किया था। अपने विचारों के बीच वह और भी अधिक दुखी और अपमानित महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उसके चेहरे पर बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। क्या यह उनका एक दूसरे के प्रति स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन है? मेरा दिल 10,000 बार दुखा है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह स्नेह का एक अप्रत्याशित सार्वजनिक प्रदर्शन है, मुझे लगता है कि मेरे लिए यह बहुत हो गया है। शीत देवी, मजबूत रहो, मजबूत रहो। मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सको। ... पिछले राउंड में आपके जाने के बाद विरोधी टीम ने समूह बनाया और लगातार दबाव बनाया ताकि स्पेक्ट्रे बराबरी कर सके। ये खेल के आखिरी चरणों तक खींचता रहा। हम आखिरी गेम में स्पेक्ट्रे के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाए और इस तरह हम हार गए। लेंग लेंग ने देखा कि पहले उसकी बोलने की शैली भी इश्कबाजी वाली लग रही थी। उसके पास युद्ध की स्थिति को जल्दी से समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये लिनचेन को ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी टीम में एक साथी कम था, जिसके कारण उनकी समग्र क्षमता में गिरावट आई। दूसरी ओर विरोधी टीम को भी इसका एहसास हो गया था और उन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उन्होंने समूह बनाकर कमजोर टीम के खिलाफ दबाव बनाया। इसके अलावा उन्होंने खेल के आखिरी समय में स्पेक्टर हार्वेस्टिंग भी की। उन्होंने आखिरकार अपनी टीम को मौत के मुंह में धकेल दिया। ये सच है कि पहले एक अप्रत्याशित दुर्घटना हुई थी। मुझे आप सभी से बहुत खेद है। ये लिनचेन ने खुलकर दोष स्वीकार किया। हमारा नुकसान मेरी गलती है। क्या आप अभी भी खेल रहे हैं? लेंग लेंग ने पूछा। नहीं, मैं आज और नहीं खेलूंगा। मुझे अब ऑफलाइन जाना होगा, ये लिनचेन ने उत्तर दिया। ओह, लेंग लेंग काफी उदास लग रहा था। ठीक है, शांति प्रस्ताव के रूप में मैं सभी को एक चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ, ये लिनचेन ने अचानक कहा। स्ट्रीमर चुटकुले बनाने में भी अच्छा है। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ये निश्चित रूप से एक बीमार मजाक होगा। मैं अच्छी तरह से तैयार हूँ। यदि मजाक खराब होगा तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप प्रशंसक कम हो जाएंगे। ... जब वह बोल रहा था तब ये लिनचेन ने बोलना शुरू कर दिया था। रात को पति पत्नी बिस्तर पर लेटे थे। पत्नी बोली, पति, अगर हमारा होने वाला बच्चा आपके जैसा हुआ तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पति ने शांति से उत्तर दिया, ओह, अगर हमारा बच्चा मेरे जैसा नहीं दिखता तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। हाँ, अगर बच्चा पति जैसा नहीं दिखेगा तो वे कैसे दिखेंगे? पड़ोस का टॉम। बहुत अधिक जानकारी से दिमाग चकरा गया। कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। जीवन दुर्घटनाओं से भरा है। स्ट्रीमर गेमिंग में बहुत अच्छा है। वह करिश्मा में भी बहुत बढ़िया है। कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ... यह एक बहुत ही साधारण मजाक था, फिर भी इसने पूरे लाइव स्ट्रीम चैनल को हंसी से भर दिया। लेंग लेंग ने भी जोर से ठहाका लगाया था। उसे एहसास हुआ कि जब वह ये लिनचेन के साथ स्ट्रीमिंग कर रही थी तो वह विशेष रूप से आराम महसूस कर रही थी। न केवल वह तनावग्रस्त नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत वह राहत और खुशी महसूस कर रही थी। ठीक है, मैं अब ऑफलाइन जा रहा हूँ। मैं आप सभी से अगली बार फिर मिलूंगा। ये लिनचेन ने अपने दर्शकों को अलविदा कहा और उसके तुरंत बाद लाइव स्ट्रीम चैनल से लॉग आउट हो गया। हालांकि जैसे ही वह कंप्यूटर बंद करने वाला था उसे लेंग लेंग का एक संदेश प्राप्त हुआ। मुझे वीचैट पर जोड़ें। आपने मुझे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। मैं आपको इतनी आसानी से किसी समस्या से दूर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। ये लिनचेन ने हाथ से इशारा करते हुए इमोटिकॉन के साथ जवाब दिया। उसने सीढ़ियों की ओर जाने से पहले उसके वीचैट संपर्क को खोजा और उसे जोड़ा। वर्तमान में ये जिन बूढ़े आदमी और युवा युवती को प्रवेश देने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। एक जवान दिखने वाला डॉक्टर। ये जिन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। मुझे नहीं लगता कि हमारे अस्पताल में आपके वर्णन के अनुसार कोई डॉक्टर है। यह संभव है, लिन रूयू ने तुरंत कहा। उसने आपके अस्पताल की वर्दी पहन रखी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि वह आपके अस्पताल का डॉक्टर नहीं है? उसे अभी हमारे पास बुलाओ। मैं आपको हमारे अस्पताल के डॉक्टरों की सूची दिखा सकता हूं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। ये जिन ने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इसके अलावा वह आपके विवरण के अनुसार पारंपरिक चीनी चिकित्सा की उपचार तकनीक का पूरी तरह से उपयोग कर रहा था। हमारे अस्पताल ने पहले कभी किसी पारंपरिक चीनी चिकित्सा डॉक्टर को नियुक्त नहीं किया है। ऐसे शानदार चिकित्सा कौशल वाले किसी व्यक्ति को तो छोड़ ही दीजिए। मैंने पहले भी तुम्हारे दादाजी की जांच की थी। मैं बीमारी का कारण पता नहीं लगा पाया था, इलाज तो दूर की बात है। अगर पहले अज्ञात डॉक्टर ने इलाज नहीं किया होता तो मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हारे दादाजी के इलाज में बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाता। लिन रूयू के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसे पहले ही पता चल गया था कि ये लिनचेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तो क्या आपके अस्पताल में निगरानी प्रणाली लगी हुई है? उसे मेरे लिए खोजो। हमारे जैसे छोटे कामटी अस्पताल में अभी तक निगरानी प्रणाली नहीं लगी है। ये जिन ने अपना सिर हिलाया। एक अस्पताल में निगरानी प्रणाली कैसे नहीं हो सकती? लिन रूयू क्रोधित हो गई। उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण मिलने में बहुत समय लग गया, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि यह पलक झपकते ही गायब हो जाएगी। कोई बात नहीं, रूयू। उसके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी बोला, इस बार बच जाना मेरी खुशकिस्मती है। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इस तरह के गुरु किस्मत से मिल सकते हैं, लेकिन खोजकर नहीं।
चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन लिन रूयू अभी भी थोड़ा अड़ियल था। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया और एक चेक निकाला जो मेज पर रख दिया गया। इस बार आपके बेहतरीन अस्पताल को धन्यवाद। यह एक 0,000,000 RMB का चेक है। इसे मेरे इलाज के खर्च के भुगतान के रूप में ले लीजिए। प्रिय महोदय, ये हमारे अस्पताल का बिल्कुल भी इलाज नहीं है। इसके अलावा इतने पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये जिन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने जल्दी से मना कर दिया। मैंने आपके अस्पताल में इलाज करवाया, साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपका अस्पताल युवा डॉक्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जहमत उठाएगा। कृपया मेरी ओर से उसका शुक्रिया अदा करें, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। ये जिन ने बहुत देर तक हिचकिचाहट के बाद कुछ कहा, जरूर। हमारा अस्पताल अस्थायी रूप से पैसे सुरक्षित रखेगा। अगर हम चमत्कारी डॉक्टर से मिलते हैं तो हम आपकी ओर से उसे सौंप देंगे। बूढ़ा आदमी और जवान युवती अस्पताल से बाहर निकले और एक मर्सिडीज बेंज MPV में सवार हो गए। वे बिना पीछे देखे चले गए। दादाजी, मुझे यकीन है कि डॉक्टर अभी भी अस्पताल में हैं। हम उनकी तलाश क्यों नहीं कर रहे हैं? लिन रूयू ने अपने होंठ फुलाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में आपकी बीमारी ठीक होने की उम्मीद है। क्या उसने सच में ऐसा कहा था? बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से लिन रूयू को देखा। मैंने इसे अपने कानों से सुना है। इसके अलावा उसने केवल 20 मिनट तक आपके शरीर की मालिश की थी और आप ठीक हो गए थे। लिन रूयू ने आगे कहा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी चीज अजीब नहीं है, तो सर्वोच्च सत्ता आम दुनिया में ही मौजूद है। बूढ़ा आदमी भावुक होकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। इस चमत्कारी डॉक्टर की तुलना में बाकी तथाकथित विशेषज्ञ और कुशल डॉक्टर सिर्फ बकवास थे। दादाजी, क्यों न हम अभी पीछे मुड़ें और उसे खोजें। मैं उससे आपका इलाज करने के लिए भीख मांगने को तैयार हूं, भले ही मुझे ऐसा करना पड़े, लिन रूयू ने सुझाव दिया। चूंकि सर्वोच्च सत्ता ने खुद को प्रकट नहीं किया, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से लोगों को अपने बारे में बताने की उनकी इच्छा की कमी के कारण था। उन्हें ढूंढना आसान काम नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से आह भरी। उसने केवल थोड़ी देर के लिए मालिश की थी। फिर भी मैं अपने पूरे शरीर में एक अवर्णनीय सहजता और आरामदायक अनुभूति महसूस कर सकता हूँ। यह उन तथाकथित ब्रांडेड दवाओं का सेवन करने से 100 गुना बेहतर है। ये सब मेरी गलती है। मैं बाकी सब चीजों पर ध्यान देने में विफल रही, जबकि मैं बस खुशी मना रही थी। लिन रूयू बहुत परेशान थी। उसने लगातार याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल डॉक्टर की नजर याद थी जब उसने उसे घूर कर देखा था। अस्पताल में ये लिन चेन ने ये जिन को देखा और फिर चुपचाप चला गया। चमत्कारिक डॉक्टर हो। ये जिन भावुक होकर चिल्लाता रहा। लिन चेन, हमारे अस्पताल को आज एक महान रईस का सामना करना पड़ा है। क्या यह इसकी मेहरबानी नहीं है? हमारा अस्पताल मुसीबत में पड़ना तय है। क्या ऐसा है? जिस महान व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं वही आपके सामने खड़ा व्यक्ति है। ये लिन चेन ने अपने दिल में सोचा, फिर भी उसने कुछ और कहा। क्या हुआ? एक बूढ़ा आदमी आया था जिसकी पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण थी। वह एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। अगर चमत्कारी डॉक्टर के इलाज से उसकी मौत नहीं होती तो हमारा अस्पताल बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। ये जिन ने अपने दिल में डर को महसूस किया। क्या तुम्हें चमत्कारी डॉक्टर मिल गया है? ये लिन चेन ने संकेतात्मक अंदाज में पूछा। ये जिन ने खेद से अपना सिर हिलाया। फिर उसने कहा, चमत्कारिक डॉक्टर पारंपरिक चीनी चिकित्सा में कुशल था। उसकी चिकित्सा कौशल इतनी श्रेष्ठ थी कि बहुत कम डॉक्टर उसके स्तर तक पहुंच सकते हैं। मैंने हमेशा सोचा है कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा बेकार है और मैं पश्चिमी चिकित्सा का बहुत ध्यान से अध्ययन करता रहा हूं। फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी चमत्कारी हो सकती है। मैंने अपने पूर्वजों की चिकित्सा कला को कम करके आंका है। मैं हमेशा से अपनी प्राथमिकताएं गलत रखता आया हूं। यह अच्छा है कि आपने उसे नहीं पाया। ये लिन चेन ने राहत की सांस ली। ओह ठीक है, यह एक 0,000,000 RMB का चेक है जो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चिकित्सा फीस के रूप में छोड़ा है। जब मैं चमत्कारी डॉक्टर से मिलूंगा तो मैं इसे जरूर उन्हें दूंगा। इसके अलावा मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ये जिन ने चेक को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। 1 लाख। ये लिन चेन की आंखें सदमे में सीधे सामने की ओर देख रही थीं और चेक को देखते हुए उसकी सांसें तेज हो गई थीं। यह मैं था। वह मन ही मन चिल्लाया। मैंने जाने से पहले मेडिकल फीस क्यों नहीं ली? यह एक गलती थी। अध्याय 8, सर्वोच्च गुरु। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। वह सहाय होकर देखता रहा कि उसके सामने एक 0,000,000 RMB छीन लिया गया। ये लिन चेन अंदर से मानसिक रूप से टूट रहा था। हालांकि उसने जल्दी से अपनी मनस्थिति को समायोजित कर लिया। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने शरीर के अंदर प्रोडिजी सिस्टम के साथ आत्मनिर्भर होना चाहिए और एक 0,000,000 RMB के लिए खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मौसम में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुबह सुबह ये लिन चेन को उसके पिता ने जगाया। वह रिमझिम बारिश में ही हुईयान मंदिर की ओर चल पड़ा। अब जबकि छात्रों के सामने कॉलेज प्रवेश परीक्षा थी, उच्च अंक प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका अंतिम समय में पूजा समारोह के माध्यम से प्राप्त किया गया। रुगाव शहर में हुईयान मंदिर सबसे लोकप्रिय मंदिर था। पूजा समारोह के लिए प्रतिदिन लोगों की भीड़ मंदिर में उमड़ती थी। सुबह सुबह ही हुईयान मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि कई लोग दिन की पहली धूप बत्ती चढ़ाने के लिए हजारों रुपये खर्च करने को तैयार थे। ये लिन चेन ने 2.5 RMB का प्रवेश टिकट खरीदा और अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए घर से निकलकर एक 5 RMB और खर्च करके एक बेहतरीन धूप बत्ती पैकेज खरीदा। फिर ये लिन चेन भीड़ के पीछे पीछे मंदिर में चला गया। वह पहले रास्ते में पहरा दे रहे 4 स्वर्गीय राजाओं के पास से गुजरा। उसके बाद मुस्कुराते हुए भगवान मैत्रेय और हमेशा दयालु अवलोकितेश्वर के पास से गुजरा। ये लिन चेन ने उनमें से हर एक की क्रमिक रूप से पूजा की। मंदिर का मध्य बिंदु सबसे पवित्र और गरिमा में महावीर हॉल था। गौतम बुद्ध को मुख्य हॉल के केंद्र में रखा गया था, जो स्वर्ग से दुनिया को देख रहे थे। ये लिन चेन ने महावीर हॉल से गुजरने से पहले 3 बार पूजा की ताकि वह बगल में स्थित मंजूश्री हॉल की ओर सीधे जा सके। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद वह एक पल के लिए रुक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि हॉल के दोनों तरफ एक विंड रूम लाइब्रेरी बनी हुई थी। आगंतुकों के पढ़ने के लिए वहां काफी संख्या में बौद्ध धर्मव्रत संग्रहित थे। आज के समाज में लाइब्रेरी एक सजावट की तरह है। इसका मतलब है कि आगंतुकों के लिए एक नजर डालने के लिए परिदृश्य का एक हिस्सा होना। कोई भी व्यक्ति कभी भी शास्त्रों को ध्यान से पढ़ने के लिए कमरे में नहीं जाता था।
हालांकि ये लिनचेन पढ़ने के मूड में था। वह प्रोडिजी सिस्टम से लेस था। उसे सैद्धांतिक रूप से कुछ भी सीखने में सक्षम होना चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यहाँ की किताबों का संग्रह बाहर की किताबों से कुछ अलग है। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें थीं। इसके अलावा ज्यादातर किताबें अपेक्षाकृत पुरानी और फटी हुई थीं। मंदिर को 1 सदी पुराना मंदिर माना जाता था। ये लिनचेन ने अनुमान लगाया कि किताबें भी किसी प्राचीन युग में ही बनाई गई थीं। ये लिनचेन ने अन्वेषण के लिए डायमंड सूत्र की एक पुस्तक उठाए और उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। स्वाध्ययन डायमंड सूत्र, बौद्ध धर्म प्रवीणता जोड़ 1। स्वाध्ययन डायमंड सूत्र, बौद्ध धर्म प्रवीणता जोड़ 1। ... ये लिनचेन ने कुछ देर पन्ने पलटने के बाद किताब रख दी। उसे लगा कि बौद्ध धर्म सीखने में उसका समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या कोई और किताब है। कुछ ही क्षण बाद उनका ध्यान बौद्ध धर्म और ताओवाद 101 की ओर गया। ऐसा लग रहा था कि यह पुस्तक बौद्ध धर्म और ताओवाद के स्रोत के बारे में बता रही थी। इसमें दुनिया का बहुत सा सामान्य ज्ञान था जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। स्व अध्ययन बौद्ध धर्म और ताओवाद 101 सामान्य ज्ञान प्रवीणता जोड़ 1। स्व अध्ययन बौद्ध धर्म और ताओवाद 101 सामान्य ज्ञान प्रवीणता जोड़ 1। स्व अध्ययन बौद्ध धर्म और ताओवाद 101 सामान्य ज्ञान प्रवीणता जोड़ 1। ... उसे उम्मीद नहीं थी कि सामान्य ज्ञान को भी कौशल माना जा सकता है। ये लिनचेन ने किताब रखी ही थी कि उसकी सामान्य ज्ञान दक्षता में वृद्धि रुक गई। उसका सामान्य ज्ञान दक्षता स्तर पहले ही 60% तक पहुंच चुका था। कुछ असामान्य सामान्य ज्ञान के अलावा ये लिनचेन ने पाया कि अब वह साधारण सामान्य ज्ञान से अच्छी तरह से सुसज्जित था। वह किताबों की अलमारी के एक छोर से दूसरे छोर तक चला गया। बौद्ध धर्मग्रंथों के अलावा वहां कोई और खोज नहीं थी, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसकी नजर उस जगह से थोड़ी दूर चली गई और कोने में रखी किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। कोने में रखी किताब और भी पुरानी और फटी हुई लग रही थी। कोई देख सकता था कि किताब पर कई छोटे छोटे आदमी की आकृतियां बनी हुई थी। क्या ये कॉमिक बुक है? ये लिनचेन ने किताब उठाई। उसने किताब पर जमी धूल को उड़ाने के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने किताब को अपने हाथ से झाड़ दिया। इसका शीर्षक था अरहत मूर्ति की विशेषताएं। ये लिनचेन इन शब्दों को सुनकर लगभग जोर से हंस पड़ा। शीर्षक बहुत ही निरर्थक लग रहा था। हुइयान मंदिर में बच्चों के लिए कॉमिक क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के भिक्षु अभी भी अंशकालिक रूप से पुस्तक विक्रेता के रूप में काम कर रहे हों और बच्चों को धोखा दे रहे हों? ये लिनचेन ने उनकी बिक्री स्क्रिप्ट भी समझ ली थी। बच्चे, मैं देख सकता हूँ कि तुम अद्भुत हड्डियों के साथ पैदा हुए हो। तुम निश्चित रूप से भविष्य में एकमात्र अद्वितीय मार्शल आर्ट मास्टर बनोगे। ये अरहत मूर्ति की विशेषताएं बिक्री पर है। केवल 5 RMB के लिए पृथ्वी की रक्षा का महत्वपूर्ण मिशन तुम्हारे हाथों में है। जैसे ही वह किताब को शेल्फ पर वापस रखने वाला था, अचानक अरहत मूर्ति की स्व अध्ययन विशेषताएं, अरहत मूर्ति प्रवीणता जोड़ 1। नानी, ये लिनचेन का चेहरा तुरंत ही खुशी में बदल गया। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, जबकि किताब पकड़े हुए उसका हाथ कांपने लगा। यह एक मार्शल आर्ट था। ये चीनी कुंफू था। ये कहा जा सकता है कि मार्शल आर्ट का सपना हर किसी के दिल में गहराई से समाया हुआ था। ये लिनचेन ने पहले से ही इस प्रणाली के साथ उपहार प्राप्त करना एक आशीर्वाद माना था। फिर भी उसे अब मार्शल आर्ट कौशल भी प्रदान किया गया था। ये लिनचेन को तो ये भी संदेह हो रहा था कि क्या वह अब अपनी मूल दुनिया में नहीं है। अरहत मूर्ति की स्व अध्ययन विशेषताएं, अरहत मूर्ति प्रवीणता जोड़ 1। अरहत मूर्ति की स्व अध्ययन विशेषताएं, अरहत मूर्ति प्रवीणता जोड़ 1। अरहत मूर्ति की स्व अध्ययन विशेषताएं, अरहत मूर्ति प्रवीणता जोड़ 1। ... जब वह अचंभे में था तब भी उसकी प्रवीणता का स्तर बेतहाशा बढ़ता रहा। जब तक ये लिनचेन अपने हाथों में किताब पकड़े रहा, उसकी प्रवीणता का स्तर अपनी सीमा तक बढ़ता रहा। अरे, मैं भविष्य में एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति बनूंगा। ... आधे घंटे बाद ये लिनचेन लाइब्रेरी से तरोताजा और ऊर्जावान अवस्था में बाहर आया। मंजूश्री हॉल की ओर जाते हुए उसने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई। मंजूश्री बोधिसत्व, मुझे अद्भुत प्रोडिजी सिस्टम उपहार में देने के लिए आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं इसका अच्छा उपयोग करूंगा, ये लिनचेन ने कहा, जबकि उसने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ये लिनचेन, तुम भी यही हो? उसकी तरफ से एक कर्कश आवाज गूंजती सुनाई दी। उसने अपना सिर एक ओर घुमाया और देखा कि एक युवती उसके सामने जीवंत भाव से खड़ी थी। उसने हल्के पीले रंग की शर्ट और हल्के भूरे रंग की छोटी स्कर्ट पहन रखी थी। उसके शरीर का एक भी हिस्सा आभूषणों से सुसज्जित नहीं था, लेकिन वह एक जीवंत उपस्थिति का परिचय दे रही थी। यहाँ तक कि जब उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था, तब भी उसकी सुंदरता को छिपाना मुश्किल था। सुंदर, साफ, पूर्णतया प्राकृतिक। युनशी, क्या संयोग है? ये लिनचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी यहाँ अकेली हो। वह झांग यूनिक्सी थी, जो ये लिंग के गांव की सबसे खूबसूरत युवती थी। भले ही वह गांव की सबसे खूबसूरत युवती के रूप में जानी जाती थी, लेकिन ये लिनचेन को लगा कि वह शहर की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में भी जानी जाने लायक है। वह साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से थी। नतीजतन वह बहुत कम प्रोफाइल रखती थी। हालांकि जो कोई भी उससे पहले मिला था, वह उससे प्यार करने लगा, भले ही यह एक तरफा हो। न केवल पूरे गांव के सभी युवक उसके पीछे पड़े थे, बल्कि यह भी कहा गया कि झांग युनशी के वहां दाखिला लेने के बाद भी पूरे स्कूल के लोग उसके पीछे पड़े थे। ये कितनी बड़ी बर्बादी थी कि ये लिनचेन का रिजल्ट इतना खराब था कि वह झांग युनशी के साथ उसी हाई स्कूल में दाखिला नहीं ले पाया। नतीजतन वे धीरे धीरे अलग हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे यहाँ देख पाएगा। जब वे एक ही गांव में रहते थे तो उनके घर एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे। वे बचपन के साथी माने जाते थे। झांग युनशी खुशमिजाज दिख रही थी। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में बस कुछ ही दिन बचे हैं। हमारे स्कूल में सभी को छुट्टी दी जा रही है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ पूजा करने के लिए भेजा है। मैंने तुम्हें पहले खुद से कुछ कहते हुए सुना था। तुम बुद्ध से क्या कह रहे थे? मैं ये कामना कर रही थी कि बुद्ध मुझे मेरी देवी के समान ही महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने का आशीर्वाद देंगे, ये लिनचेन ने पूरी ईमानदारी और गंभीरता से कहा। आपकी देवी कौन है? झांग युनशी ने उत्सुकता से पूछा। ये लिनचेन ने झांग युनशी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वह क्षितिज पर बहुत दूर है, फिर भी वास्तव में मेरी आंखों के सामने है। वाह, बुद्ध के सामने इस बारे में बात मत करो। झांग युनिक्सी का चेहरा लाल हो गया और उसने उसे घूरकर देखा। बुद्ध ने मुझे पहले ही उत्तर दे दिया है कि मेरी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। ये लिनचेन ने शांति से छेड़खानी जारी रखी, जबकि झांग युनशी और भी अधिक शर्मा रही थी।
प्रोडिजी सिस्टम के साथ ये लिंचेन ने देखा कि उसकी मानसिकता पहले से ही पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह अपने व्यवहार में पहले जैसा काया नहीं रहा। वह मजाक करने में सक्षम था, हालांकि अतीत में ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वह एक सुंदरी के सामने खुद को अच्छी तरह से पेश कर सकता था। पूजा अर्चना के बाद दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत करते हुए हुयान मंदिर से बाहर निकले। हुयान मंदिर के बाहर एक विशाल चौक था। अब उन्हें आश्चर्य हुआ कि भीड़ बढ़ती जा रही है। चौक का एक हिस्सा भारी भीड़ से घिरा हुआ था और उसमें से धीमी आवाज निकल रही थी। यदि आप अपने बच्चे को कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छे परिणाम का आशीर्वाद देना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार को सद्भाव और खुशी का आशीर्वाद देना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों और पोते पोतियों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो आइए। जीवित बुद्ध अब हर किसी की इच्छा को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ है। ऐसा लगता है कि यह एक आशीर्वाद समारोह है। चलो इसे देखने के लिए चलते हैं। शायद हम अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए आशीर्वाद मांग सकें, झांग यूनिक्सी ने कहा। दोनों ने आगे बढ़कर देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी दाववादी पोशाक पहने हुए भीड़ से घिरा हुआ बीच में खड़ा था। उसका चेहरा पतला था, मूंछें थी और चेहरे की बनावट किसी माध्यम जैसी थी। उसके बगल में दो और हटे कट्टे आदमी भीड़ को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। मैं मास्टर लॉन हुशान का एक विनम्र शिष्य हूँ। मैं इस जगह से गुजरता हूँ और महसूस करता हूँ कि यह एक समृद्ध भूमि है जो कई प्रतिभाओं को बढ़ावा देती है। कल रात मुझे एक दिव्य स्वप्न भी मिला जिसमें मुझे इस जगह से संबंध बनाने का अनुरोध किया गया था। इस प्रकार मैं यहाँ सभी को सौभाग्य प्राप्त करने और आपदा से बचने में मदद करने के लिए एक ताओवादी अनुष्ठान कर रहा हूँ। ताओवादी भिक्षु ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और दिखावटी ढंग से कहा। उसकी पीठ के पीछे एक रैक स्थापित किया गया था। रैक पर बहुत सारी चीजें रखी हुई थीं, जिनमें पीचवुड दाओइस्ट तलवार, नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, दाओइस्ट ड्रॉस्ट्रिंग बैग, तांबे के सिक्के, स्याही ब्रश वगैरह शामिल थे। ये सभी मेरी चीजें हैं जो टैग पर हैं। हर एक वस्तु को दिव्यता का आशीर्वाद प्राप्त है और यह आत्माओं या शैतानों का पता लगा सकती है। मैं शुरू में उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे एक दिव्य स्वप्न मिला जिसमें एक अनुरोध था। मुझे बताया गया था कि इसे अपने पास न रखूं, इसलिए मैं यहाँ हूँ और उनका उपयोग सभी के लिए कर रहा हूँ। दाओवादी भिक्षु ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसने रैक को प्यार से रगड़ा जैसे वह अपने सबसे प्रिय प्रेमी को दुलार रहा हो। हालांकि रैक पर रखी कुछ चीजें सिर्फ प्रदर्शन के लिए हैं। मैं उन्हें कभी किसी को नहीं दूंगा। उदाहरण के लिए ये पीचवुड दाओवादी तलवार है। ये 10 साल से मेरे पास है। मैंने पहले भी इसका इस्तेमाल दुष्ट भूतों को मारने के लिए किया है और इसका इस्तेमाल दूसरों की बुरी किस्मत को दूर करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा एक बुद्ध प्रतिमा है जिसे स्वयं बुद्ध ने दिव्यता का आशीर्वाद दिया था। ये शुभ भाग्य प्रदान करने के लिए अच्छा है। ये लिंचेन प्रभावित नहीं हुआ। फिर भी झांग युनशी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वाह, ताओवादी भिक्षु बहुत प्रभावशाली व्यक्ति प्रतीत होते हैं। भीड़ में कई लोग करिश्माई ताओवादी भिक्षु से प्रभावित हुए, हालांकि वे समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या कहा। क्या ये सच है? वह ठग तो नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल सही। क्या इस दुनिया में सचमुच कोई दिव्य प्राणी मौजूद है? क्या आप मेरे बच्चे को कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने का आशीर्वाद दे सकते हैं? ... ऐसे और भी लोग थे जो उस पर संदेह करते थे। हालांकि ताओवादी भिक्षु ने सभी की जिज्ञासा जगाने में सफलता प्राप्त की। अब अधिक से अधिक लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालांकि ये ठीक है, मैं आप सभी को साबित कर दूंगा। ताओवादी भिक्षु उसी स्थान पर खड़ा था जब वह बोल रहा था। संयोग से हवा का एक झोंका उसके खिलाफ आया और उसके ताओवादी वस्त्र को हिला दिया। इससे वह ऐसा लग रहा था मानो वह एक ऋषि जैसा अमर हो। मेरे लिए पानी और चॉपस्टिक लाओ। दाओवादी भिक्षु ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और एक गिलास में पानी भर लिया। भीड़ को दिखाने के बाद उसने चॉपस्टिक को पानी में डाल दिया। कोई भी देख सकता था कि चॉपस्टिक पानी में गिलास के किनारे झुकी हुई थी। सब लोग चुपचाप देखते रहे। कोई देख सकता था कि दाओवादी भिक्षु ने गिलास को मेज पर रखा और उसके तुरंत बाद गिलास के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने जोर से कहा, मैं लॉन हुशान का शिष्य बोधिसत्व से आपकी उपस्थिति के लिए विनती कर रहा हूँ। माले माले हूँ। उसकी उंगली अचानक गिलास की ओर इशारा करती है। मूल रूप से झुकी हुई चॉपस्टिक्स अचानक भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे धीरे धीरे खड़ी हो जाती हैं। हाँ, ये कैसे संभव है? झांग युनशी ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें विस्मय और श्रद्धा से भरी हुई थीं। अरे, चॉपस्टिक पानी में खड़ी है। हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि बोधिसत्व ने सचमुच अपनी उपस्थिति दर्शा दी है? परमात्मा, यह एक परम गुरु है। परम गुरु, कृपया मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद दें। ... सभी लोग जोर से चौंके। वे तुरंत ही ताओवादी भिक्षु को अलग नजर से देखने लगे। महाराज, मैं ये कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे? सर्वोच्च गुरु, मैं अच्छा भाग्य कैसे बना सकता हूँ, कृपया मुझे बताइए। भीड़ तुरंत ही पूरे जोश में आ गई। ताओवादी भिक्षु के चेहरे पर मुस्कान थी। वह उसी स्थान पर अविचल खड़ा रहा और उदासीन भाव से बोला, कड़ाही लाओ और आग जलाओ। आदेश मिलते ही दो हटे कट्टे आदमी उस कड़ाही के पास गए जो पहले से ही किनारे पर तैयार रखी हुई थी और आग जलाने लगे। भीड़ ने देखा तो आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि कड़ाही तेल से भरी हुई थी। सब लोग शांत हो जाओ, ताओवादी भिक्षु ने धीरे से कहा। हालांकि मैं सबकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास सीमित सामान है और आप सबकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं पैसे देने को तैयार हूं, इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दो। भीड़ में से किसी ने उसकी बात पूरी होने का इंतजार किए बिना ही ऊंची आवाज में कहा, ये सही है, इसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दो। सर्वोच्च स्वामी, कृपया हमें अपनी कीमती वस्तुएं प्रदान करें। ... ताओवादी भिक्षु ने बिना कुछ बोले भीड़ को संतोषपूर्वक देखा। फिर वह मुड़ा और रैक से सुनहरी कढ़ाई वाला एक लाल ताओवादी ड्रॉस्ट्रिंग बैग निकाला। यह एक ताबीज है, इसे अपने साथ ले जाओ ताकि जीवन भर सुरक्षा और शांति बनी रहे। यह आपदा की एक घटना को रोकने में भी मददगार है। ये कहते हुए ताओवादी भिक्षु ने एक प्लॉप की आवाज के साथ ड्रॉस्ट्रिंग बैग को तेल के स्नान में गिरा दिया। भीड़ के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया था। अब तेल का टब उबल रहा था और भाप निकल रही थी। ये बहुत ही रोमांचकारी था। ड्रॉस्ट्रिंग बैग मुझे बोधिसत्व ने उपहार में दिया है। अब मैं इसे किसी और को उपहार में दे रहा हूँ। मैं सजा पाने का हकदार था। ताओवादी भिक्षु ने धार्मिकता की प्रबल भावना के साथ कहा।
इसके तुरंत बाद उसने सांस रोके हुए भीड़ की चौकस निगाहों के सामने धीरे धीरे अपना हाथ तेल के स्नान में डाला। ऐसा मत करो परम गुरु, सर्वोच्च गुरु, आपने हमारे लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। ताओवादी भिक्षु ने घृणा से चिल्लाते लोगों की आवाजों में डूबते हुए तेल के स्नान से ड्रॉस्ट्रिंग बैग निकाला। उसने शालीनता से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सभी को, ये वह विपत्ति है जिसके वह बेचारा भिक्षु हकदार है। ड्रॉस्ट्रिंग बैग ताबीज कौन चाहता है? मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे दे दो परमपिता परमेश्वर। मैंने 500 की बोली लगाई है। 500 कैसे ठीक है, मैं 1000 की बोली लगाता हूं। 2000 ... अंत में ड्रॉस्ट्रिंग बैग को एक मोटे आदमी ने 5000 RMB देकर खरीद लिया। मोटा आदमी युद्ध से जीतकर लौटने वाले जनरल की तरह गर्वित था। अध्याय 9 उजागर। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। बहुत प्रभावशाली। तेल के स्नान में हाथ डालने के बावजूद वह ठीक है। झांग युनशी दंग रह गई। उसकी आकर्षक आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। ये कुछ और नहीं बल्कि लोगों को धोखा देने की कुछ तरकीबें हैं। ये लिंडेचेन ने अपने होंठ सिकुड़े और शांति से मुस्कुराया। झांग युनशी ने जल्दी से अपना हाथ उठाकर उसका मुंह ढक दिया। उसने सावधानी से इधर उधर देखा जैसे कोई बच्चा अभी अभी कोई अपराध कर बैठा हो। तस तस तस, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? सावधान रहो, तुम बोधिसत्व को क्रोधित कर सकते हो। तुमने जो कहा है उसे वापस लो। उसका हाथ एक छोटे से हड्डी रहित हाथ की तरह नाजुक था जिससे हल्की खुशबू आ रही थी। ये लिंचेन का दिल उसके नियंत्रण से बाहर सरपट दौड़ते घोड़े की तरह धड़क रहा था। छोटी लड़की बिल्कुल नहीं बदली थी। ठीक है, मैं अपनी कही बात वापस लेता हूं, ये लिंचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग यूनिक्सी ने तभी रुककर कहा था, फिर भी वह चिंता के कारण बार बार उससे आग्रह कर रही थी। पछताने से बेहतर है कि सावधान रहें। सिर्फ जबान फिसलने की वजह से बोधिसत्व का गुस्सा कभी मत भड़काना। हमारी जिंदगी में हमारी किस्मत का भी बहुत महत्व है। हम ये लिंचेन ने खुशी से सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि मैं इस सिस्टम में माहिर हूँ। मैं आखिर एक विलक्षण प्रतिभा हूँ। फिलहाल दाववादी भिक्षु ने तीसरी वस्तु की नीलामी शुरू कर दी थी। यह एक छोटी नीली और सफेद चीनी मिट्टी की बोतल थी। इस पर चारों ओर अजीबोगरीब अक्षर और प्रतीक उकेरे गए थे। वैसे कोई इसका महत्व नहीं समझ पाया, लेकिन यह उत्तम दर्जे का और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। प्लॉप, बोतल को तेल के टब में डाल दिया गया। ताओवादी भिक्षु ने उसे पहले की तरह ही उठा लिया। उन वर्षों में नुवास्वर के स्तंभ की मरम्मत करते समय एक छोटी मात्रा में अजीबोगरीब मिट्टी छोड़ गई थी। ये बोतल उसी विशेष मिट्टी से बनी है। इसमें दाऊदे तियानजुन द्वारा छोड़े गए दाओवादी आकर्षण का भी मिश्रण है। ये बोतल घर के फेंग शुई को बेहतर बनाएगी और घर में सभी की सुरक्षा और करियर में त्वरित सफलता के लिए आशीर्वाद देगी। यह एक दिव्य कलाकृति है। ये निश्चित रूप से एक दिव्य कलाकृति है। भीड़ उत्तेजित हो गई। मैं 10,000 की बोली लगा रहा हूँ, किसी को भी मुझसे अधिक बोली लगाने की अनुमति नहीं है। मैं 15,000 की बोली लगा रहा हूँ। ... अंततः एक छोटी सी बोतल 66,000 की ऊंची कीमत पर नीलाम हो गई। दाओवादी भिक्षु ने अपनी मूंछें रगड़ी और स्याही वाला ब्रश उठाया। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि सभी को मेरी आखिरी चीज में बहुत दिलचस्पी है। ये स्याही वाला ब्रश है। ये वह स्याही है जिसका इस्तेमाल स्टार-लॉर्ड वेंकुओ ने उन वर्षों में नश्वर दुनिया में पुनर्जन्म लेते समय किया था। इस ब्रश के मालिक एक विलक्षण व्यक्ति बन जाएंगे और स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियमों में पारंगत हो जाएंगे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा एक मामूली बात से ज्यादा कुछ नहीं होगी। वह तो खुद को विलक्षण व्यक्ति बताने का भी साहस करता है। ये लिंचेन को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसने आसपास की भीड़ पर नजर डाली और पाया कि वे पहले से ही उत्साहित थे। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इस बार ताओवादी भिक्षु को वस्तु की नीलामी करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसकी नजर भीड़ से हटकर अचानक रुक गई। कितनी सुंदर और पवित्र युवती है। हालांकि उसने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था और वह सिर्फ साधारण कपड़े पहने थी, लेकिन वह पूरी तरह से खिले हुए डैफोडिल की तरह थी। वह भीड़ के बीच खड़ी होकर अतुलनीय रूप से आकर्षक लग रही थी, जैसे कि मुर्गियों के झुंड से घिरी लाल मुकुट वाली क्रेन। दाओवादी भिक्षु की आंखों में लालच की एक झलक उभरी। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसकी आंखें घूम गईं। उसने जोर से कहा, ये स्याही वाला ब्रश किसी और से अलग है। इसे भाग्य से किसी व्यक्ति से जोड़ा जाना चाहिए। इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ उठाया और झांग यूनिक्सिन की ओर इशारा किया। छोटी युवती, तुम ही वह भाग्यवान व्यक्ति हो, कृपया यहाँ आओ। हाँ, मैं। झांग यूनिक्सिन आश्चर्य से अवाक रह गई। दूसरी ओर भीड़ ने उसके गुजरने के लिए एक छोटा रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई थी। वे उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। ये सही है, वह भाग्यशाली व्यक्ति आपकी है। ताओवादी भिक्षु ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये लिंचेन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ ली और धीरे धीरे झांग युनशी के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगा। अब से स्याही ब्रश तुम्हारा है। ताओवादी भिक्षु ने गंभीरतापूर्वक स्याही ब्रश झांग युनशी को सौंप दिया। झांग युनशी ने हिम्मत नहीं हारी और हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम भाग्यवान व्यक्ति हो, ये बोधिसत्व की इच्छा है। किसी को भी इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। ताओवादी भिक्षु ने रहस्यमय तरीके से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। तुम्हें बस मुझे अपनी हड्डियों की संरचना का अध्ययन करने और बोधिसत्व की स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति देनी होगी। मेरी हड्डियों की संरचना का अध्ययन करें। झांग यूनिक्सिन ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। डरो मत छोटी युवती, बेचारा भिक्षु ईश्वर को समर्पित है। मेरी संवेदना की 6 जड़ें मानवीय इच्छाओं और जुनून से मुक्त हैं। ये सिर्फ हड्डियों की संरचना का एक बहुत ही शुद्ध अध्ययन है। यह आपको बोधिसत्व से जुड़ने में भी मदद करता है। दाओवादी भिक्षु आगे बढ़ा। ठीक है छोटी लड़की, चूंकि तुम इतनी भाग्यशाली हो इसलिए तुम्हें यह अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। युवती सचमुच धन्य है। सर्वोच्च गुरु, मेरे बारे में क्या ख्याल है? कृपया मेरी हड्डी की संरचना का भी अध्ययन करने में मदद करें। भीड़ में चर्चा जोरों पर थी। हर कोई झांग युनशी से बहुत ईर्ष्या कर रहा था और वह खुद को एक मुश्किल स्थिति में फंसी हुई पा रही थी। दाओवादी भिक्षु के टटोलते हाथ आगे और आगे बढ़ते गए, जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी होती गई। वह एक भूखे भूरे भेड़िए की तरह अतुलनीय रूप से दुखी था जो उस प्यारे छोटे भेड़िए की ओर झपट रहा था। उसके टटोलते हाथ उसके और करीब आ गए। उसे लगा जैसे वह अगले ही पल झांग युनिक्सी की पतली कमर को छू लेगा।
इस बीच ये लिनचेन ने महत्वपूर्ण क्षण पर अचानक आगे बढ़कर असहाय झांग यूनिक्सी के सामने खुद को सही तरीके से ढाल लिया और जोर से चिल्लाया, बस करो, लड़की को जाने दो। ताओवादी भिक्षु का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने ये लिनचेन को क्रूरता से देखा। तुम कौन हो? बोधिसत्व को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें सजा मिलेगी। बोधिसत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले आप कौन होते हैं? आप जितना चाहें लोगों को धोखा दे सकते हैं और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी तरफ आने के लिए आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या इसलिए कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूं? ये लिनचेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे यहाँ भीड़-भाड़ वाली भीड़ में शामिल होना था, लेकिन वह अपने गांव की सबसे खूबसूरत महिला को परेशान करने के दावादी भिक्षु के प्रयास को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत खूब, भीड़ उत्तेजित हो गई। एक एक करके लोग उससे दूर होते गए। उस युवा लड़के ने क्या किया था कि उसे सर्वोच्च गुरु को डांटने की इतनी हिम्मत हुई? इस लड़के ने सर्वोच्च गुरु का अनादर करने की हिम्मत की है। मुझे डर है कि वह कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी मौत का कारण क्या था। अब से हमें उससे दूर रहना चाहिए। अगर तुम उसके बहुत करीब गए तो बुरी किस्मत से सावधान रहो। कितना दिखावटी बच्चा है। उफ, आजकल के बच्चे। भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर ताओवादी भिक्षु खुद से खुश दिखाई दिए। उन्होंने अपनी थोड़ी उठाई और जोर से हंसे। उन्होंने ये लिनचेन की ओर इशारा किया। मैं देख सकता हूं कि तुम अभी भी एक छात्र हो। तुम्हें पहले ही बोधिसत्व ने त्याग दिया है, इसलिए तुम्हारी कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी बर्बाद हो गई है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ और भी ज्यादा डर गई। झांग युनशी भी बेहद चिंतित भाव से ये लिनचेन को देख रही थी। छोटी युवती, यदि तुम अपने ऊपर मुसीबत नहीं लाना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूरी बना लो और मुझे अपनी हड्डियों की संरचना का अध्ययन करने दो, ताओवादी भिक्षु ने आगे कहा। आपको अपनी दादी के पैर का अध्ययन करना चाहिए। ये लिनचेन ने अपना पैर उठाया और एक ही प्रयास में ताओवादी भिक्षु को दूर धकेल दिया। बेशर्म बच्चे, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? ताओवादी भिक्षु जमीन से उठे और गुस्से में ये लिनचेन की ओर इशारा किया। तुम मर चुके हो लड़के। तुम पर बिजली गिरेगी और 3 दिन से भी कम समय में तुम 2 हिस्सों में बन जाओगे। बिजली गिरने से 2 हिस्सों में बंट गया, ये लिनचेन ने व्यंग्य किया। ये सही है। दाओवादी भिक्षु ने ये लिनचेन को उपहासपूर्ण ढंग से देखा, जैसे कि उसे विश्वास था कि वह लिंग जीचेन को हरा सकता है। अब डर गए। हालांकि स्वर्ग जीवन को बख्शने में पुण्य है। जब तक तुम घुटने टेकने और मुझे 3 बार जोर से प्रणाम करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारी ओर से बोधिसत्व से तुम्हारी जान बख्शने की विनती कर सकता हूँ। इस बीच भीड़ में से एक माँ जैसी आकृति बाहर आए और उसे मनाने की कोशिश करते हुए बोली, बच्चे, बिना सोचे समझे आवेग में आकर कोई काम मत करो। जल्दी से उस महान साधु से माफी मांगो। अभी भी मुक्ति की गुंजाइश है। ये सही है। गुरु भिक्षु बहुत उदार हैं। इस अवसर की सराहना करें। आपके व्यवहार से न केवल आपको नुकसान हो रहा है, बल्कि आपके परिवार के लोग भी दुर्भाग्य से पीड़ित होंगे। युवक, ठीक से सोच लो। ऐसा कुछ मत करो जिसका पछतावा तुम्हें जीवन भर करना पड़े। ... लिनचेन, बोधिसत्व तुम्हें सच में दोषी नहीं ठहराएंगे, है ना? ये सब मेरी गलती है। झांग युनशी ने असहाय भाव से ये लिनचेन को देखा। वह लगातार खुद को दोषी ठहराती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उनमें से एक चमक निकल रही थी। सब ठीक है, ये लिनचेन ने हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी, जिसने झांग युनशी को शांत महसूस कराया। ये लिनचेन आगे बढ़ा। मैं तुम्हें भी एक मौका देने जा रहा हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे धोखे का पर्दाफाश करूं तो मेरे बगल में बैठी महिला से माफी मांगो। नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम भुगतने के लिए छोड़ दूंगा। मैं नश्वर लोगों को ईमानदारी से आशीर्वाद पाने में मदद कर रहा हूं, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम्हारे इरादे गंदे हैं। दाओवादी भिक्षु ने शांत रहने का दिखावा किया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, फिर तुम मुझे कैसे बेनकाब करोगे? हे, तुमने ही तो कहा था। ये लिनचेन लंबे कदमों से आगे बढ़ा और वहां मौजूद सभी लोगों की निगरानी में तेल के टब की तरफ चला गया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और तेल के टब की तरफ हाथ बढ़ाया। मत करो, झांग युनशी ने जोर से कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये लिनचेन उसके लिए ऐसा करके अपना बलिदान दे रहा था। हालांकि ये लिनचेन ने ऐसे काम किया जैसे कि तेल के स्नान में उसके हाथ डूबे होने के बाद कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, तेल स्नान का तापमान हाथ धोने के लिए बिल्कुल सही है। उफ, भीड़ ने ये लिनचेन की ओर देखा। वे आश्चर्य से इतने स्तब्ध थे कि बोल नहीं पा रहे थे। झांग यूनिक्सी लंबे कदमों से चलकर ये लिनचेन के पास पहुंची। उसने उसके हाथों को तेल के स्नान से बाहर निकाला और देखा कि उसके हाथ साफ थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तुम भी तेल के स्नान में अपने हाथ धो सकते हो। क्या ये हो सकता है कि तुम भी एक दिव्य प्राणी हो? झांग युनशी ने अपना मुंह थोड़ा सा चौड़ा किया और आश्चर्य से ये लिनचेन को देखा। मूर्ख छोटी लड़की, कोई दिव्य प्राणी नहीं है। ये कुछ और नहीं बल्कि कुछ तुच्छ छोटी छोटी जादुई तरकीबें हैं। ये लिनचेन जोर से हंस पड़ी। तेल के स्नान में सफेद सिरका डालें। सिरका कढ़ाई के नीचे डूब जाएगा। जब आग जलाई जाती है तो कम क्वथनांक वाला सिरका पहले उबलता है, जिससे ऐसा लगता है कि तेल का स्नान उबल रहा है। सच में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम है। क्या ऐसा है? भीड़ से एक मोटा आदमी आगे बढ़ा। उसने घबराकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे तेल के टब में डुबाने की कोशिश की। वह चौंक कर बोला, हाँ, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। लोगों की भीड़ को यह एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। दाओवादी भिक्षु का चेहरा पहले से ही भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। वह बड़बड़ाते हुए और जिद्दी होकर बोला, लोगों को गुमराह करने के लिए अपने बुरे सिद्धांत का इस्तेमाल करना बंद करो। यह बोधिसत्व की उपस्थिति का परिणाम है। ये लिनचेन मुस्कुराया। इसके अलावा पानी में चॉपस्टिक को खड़ा करने का एक कार्य भी है। यह पानी के मिसलिंगमेंट के सिद्धांत का उपयोग करके किया जाता है। वह मेज के सामने गया और शीशे की ओर इशारा किया। खड़ा हुआ। ये खड़ा हो गया है। ये भी खड़ा हो गया है। ये युवक वाकई प्रभावशाली है। वह बहुत सी चीजों के बारे में जानता है। ज्ञान ही शक्ति है। अच्छा होगा अगर मेरा बेटा भी उनसे आधी बुद्धिमान हो जाए। अरे, तो हम पहले भी इस ठग से धोखा खा चुके हैं। ... सब लोग चुप हो जाओ। वह काला जादू कर रहा है। इस युवा लड़के के काले जादू से कभी धोखा मत खाओ। दाओवादी भिक्षु ने अंतिम स्पष्टीकरण देने के प्रयास में संघर्ष किया। ऐसा लगता है कि आप अभी भी उम्मीद से चिपके हुए हैं जब तक कि सारी उम्मीदें खत्म नहीं हो जाती। ये लिनचेन ने अपना सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद वह उस बूढ़े आदमी के सामने चला गया जिसने पहले बोतल खरीदी थी।
आपने पहले एक बोतल खरीदी थी। दाऊवादी भिक्षु ने दावा किया कि बोतल घर में सभी की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद देती है। हालांकि सतह पर उकेरे गए अक्षर शांति और स्थिरता का प्रतीक है। ये बौद्ध धर्म में सबसे आम प्रतीक है। आप बाइडू ऑनलाइन पर जांच करके इसके बारे में जान सकते हैं। बूढ़े आदमी ने बोतल की तस्वीर ली और उसे बाइडू पर अपलोड कर दिया। वह एक बार आश्चर्य से दंग रह गया। इंटरनेट ने न केवल उसे स्पष्टीकरण प्रदान किया बल्कि उसे बिक्री पर अनगिनत उत्पाद मिले जो बिल्कुल इस बोतल के समान दिखते थे। ये केवल 8.80 RMB में बिक रहा था। उफ उफ, उसने पहले तो बोतल को बहुत कीमती समझा, फिर भी किसने सोचा था कि उसने इस कचरे के टुकड़े को 6,6000 RMB में खरीद लिया है। सच्चाई जानने के बाद बाकी लोग झिझकने लगे। उन्होंने फोटो खींचने के लिए जो कीमती सामान खरीदा था उसे बाहर निकाला। वे बारीकी से निरीक्षण करने पर तुरंत ही खामियां देख सकते थे, खासकर ड्रॉस्ट्रिंग बैग। उस पर निर्माण की तारीख और निर्माण स्थान छपा हुआ था। भाड़ में जाओ, वह एक ठग है। उसने जो कुछ भी बेचा है वह सब नकली है। ये सब बेकार कचरा है। हम सभी को उसके द्वारा धोखा दिया गया है। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि ताओवादी भिक्षु ने अपना स्टॉल बंद करने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह भागने की तैयारी में था। भीड़ गुस्से से पागल हो चुकी थी। अब वे चौक में एक जगह जमा हो गए थे। वे ताओवादी भिक्षु और उसके लोगों पर कड़ी नजर रख रहे थे और उन लोगों को मार डालने का इरादा कर रहे थे। उनका पैसा हवा में उड़कर नहीं आया, बल्कि यह उनकी मेहनत की कमाई थी। अगर ठग की करतूत उजागर न होती तो उनका पैसा व्यर्थ ही बर्बाद हो जाता। वे दाओवादी भिक्षु को दिव्य भिक्षु मानते थे। यह उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। लड़के की बकवास मत सुनो। मैं वास्तव में ईश्वर से संवाद करने में सक्षम हूँ। मैं सभी की सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ। भाड़ में जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फिर से धोखा देने की? क्या तुम फिर से हमारी बुद्धिमत्ता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो? धोखेबाज, मुझे मेरे पैसे वापस दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? लो, मैं एक मुक्का मारूंगा। ... पाओ 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 पाओ। अचानक भीड़ में से मानव पंचिंग बैग की आवाज गूंजने लगी। उसके तुरंत बाद दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। अध्याय 10 सभा। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद। दूसरी ओर सर्जक ये लिंचेन ने अराजकता के दौरान झांग युनशी को भीड़ से दूर खींचने का अवसर जब्त कर लिया। धन्यवाद ये लिंचेन। झांग युनशी ने ये कहने से खुद को नहीं रोका क्योंकि वह सड़क पर शांति से ये लिंचेन को देख रही थी। अगर आज ये लिंचेन की मदद न होती तो वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अंत में दिन कैसा निकलेगा। आपको मेरे प्रति इतना विनम्र क्यों होना चाहिए? जब हम छोटे थे तब आप मुझे अक्सर पढ़ाकर मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं, ये लिंचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग यूनिक्सी ने मुस्कुराते हुए उत्सुकता से कहा, तुम्हें कब से इतनी सारी चीजें पता चल गई हैं? ये प्रभावशाली है। अभी भी कई अन्य चीजें हैं जो मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैं ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी में सब कुछ जानता हूँ, ये लिंचेन ने एक दिखावटी अहंकारी तरीके से कहा। झांग युनशी ने अपनी हंसी छिपाने के लिए अपना मुंह रख लिया। क्यों न मैं आज आपकी मदद के लिए आभार प्रकट करते हुए आपके लिए दोपहर का भोजन खरीदूं? जरूर। ये लिंचेन के पास एक खूबसूरत महिला के लंच को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। वे दोनों चुपचाप सड़क के किनारे चल रहे थे, एक जोड़े की तरह। दोनों में से किसी ने भी टैक्सी लेने का सुझाव नहीं दिया। ये लिंचेन ने झांग युनशी को देखा। चमकती हुई धूप में वह उसके चेहरे पर महीन बाल देख सकता था। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसका दिल उछल पड़ा। वे न्यू सिटी प्लाजा पहुंचे जहां स्कूल यूनिफॉर्म पहने कई अच्छे दिखने वाले लड़के और सुंदर लड़कियां घूम रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, जिससे एक खूबसूरत नजारा बन गया था। इस प्लाजा में स्टेक, सी फूड, बारबेक्यू और पश्चिमी व्यंजन बेचने वाले सभी तरह के रेस्तरां मिल सकते थे। हालांकि कीमतें कम नहीं थीं। ये लिंचेन को अचानक झांग युनशी की पारिवारिक पृष्ठभूमि याद आ गई। वह खुद को ये कहने से नहीं रोक सका, युनशी, हमें एक दूसरे से मिले हुए काफी समय हो गया है। क्यों न मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दूं? क्यों, तुम मुझे कमा रहे हो? झांग यूनिक्सी ने उपहास किया। चिंता मत करो, मैं कभी कभी पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। मेरे पास अभी भी कुछ बचत है, इसलिए मैं किसी भी तरह तुम्हारे लिए खाना खरीद सकता हूँ। चूंकि ऐसा है तो मैं खुद ही आपका खाना खा लूंगा। ये लिंचेन ने खाने पर जोर नहीं दिया। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि यहाँ एक बढ़िया नूडल हाउस है जो बढ़िया नूडल्स परोसता है। क्यों न हम वहां जाकर अपना खाना खाएं? झांग युनशी थोड़ा हिचकिचाते हुए दिखाई दिए। नूडल्स की तो बात ही छोड़िए, मैं शर्त लगाता हूँ कि मुझे पानी भी मीठा लगेगा क्योंकि मुझे तुम जैसी खूबसूरत औरत के साथ इसका मजा लेने का मौका मिला है। तो फिर ये तय हो गया, ये लिंचेन ने जल्दी से कहा और फिर प्लाजा के अंदर की ओर चल पड़ा। झांग युनशी शर्म से लाल हो गई। उसने एक पल के लिए ये लिंचेन को घूरा और फिर उसके पीछे चली गई। ये लिंचेन ने अपने सामने बैठी खूबसूरत लड़की को देखा और नूडल्स खाने लगा। उसे भूख भी अच्छी लगी थी, इसलिए उसने कुछ ही देर में नूडल्स का कटोरा खत्म कर दिया। सूप की एक भी बूंद भी नहीं छोड़ी। उसने अपने होंठ चाटे और नूडल्स के सुखद स्वाद को याद किया। अरे युक्सी, आप यहाँ हैं। एक आवाज जो किसी बेमेल की लग रही थी ने ये लिंचेन को उसकी यादों से झकझोरकर वास्तविकता में वापस ला दिया। लाल रंग की पोशाक पहने एक आधुनिक दिखने वाली महिला खिड़की के बाहर खड़ी थी। कुछ ही देर बाद वह लंबे कदमों से नूडल हाउस में चली गई। उसके चेहरे पर मोटा मेकअप था और वह पूरी तरह से फैंसी गहनों से सजी हुई थी। वह अपनी पतली कमर को एक सांप की तरह इधर उधर हिलाते हुए चल रही थी। उसके शरीर के हर एक हिस्से से एक अनूठा आकर्षण झलक रहा था। वह परिपक्व होने के साथ साथ सेक्सी भी थी। झांग युनशी एक कच्चे सेब की तरह थी, जबकि यह महिला पहले से ही इतनी पकी हुई थी कि उससे रस निचोड़ा जा सकता था। दुकान में नूडल्स खा रहे लोग अचानक विचलित हो गए और उसे अचंभित होकर देखने लगे। महिला का व्यवहार ऐसा था मानो उसे आसपास के लोगों द्वारा बारीकी से और लालच से देखे जाने की आदत हो। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि उसे लोगों का ध्यान आकर्षित करने में मजा आ रहा था। वह कभी कभी किसी की तरफ हल्की नजर से देखती थी। वह बेहद आकर्षक थी। अरे बहन, क्या संयोग है? झांग युनशी ने अभिवादन किया। हालांकि वह संकोची लग रही थी। युनशी, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रही हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदती। नूडल्स इतने पौष्टिक नहीं होते। बगल में एक सीफूड की दुकान है जो हवाई जहाज से सीफूड परोसती है। एक व्यक्ति के लिए भोजन की कीमत लगभग 500 RMB है। आओ साथ चलते हैं। बिना बुलाए झांग युनशी के बगल में बैठने के बाद महिला ने मुस्कुराते हुए कहा।
कोई बात नहीं बहन, मैं लिनचेन के साथ भोजन करने आई हूँ। झांग युनशी ने अपना सिर हिलाया। बहन कोनवेई, आपको आखिरी बार देखे हुए बहुत समय हो गया है। कोनवेई झांग युनशी की चचेरी बहन थी। वह उसी गांव से थी जहां से ये लिनचेन आई थी और उसका चेहरा झांग युनशी से थोड़ा मिलता जुलता था। ये लिनचेन ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाई कि झांग यूनिक्सी के परिवार के जीन बहुत शक्तिशाली थे। कोनवेई भी एक खूबसूरत महिला थी, बस इतना था कि उसका स्वभाव झांग यूनिक्सी से कहीं ज्यादा खुला था। कॉलेज में आने के बाद से ही वह अमीर परिवारों के कुछ बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर चुकी थी। वह हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। उसके हाथ में जो बैग था उसकी कीमत 1000 RMB से ज्यादा थी। ऐसा कहा जाता है कि वह पहले से ही मनोरंजन उद्योग में कदम रख चुकी थी। उसे कुछ फिल्मों में कास्ट किया गया था और उसने पहले भी सहायक महिला है स्टार की भूमिका निभाई थी। इस बीच कोनवेई ने बस ये लिनचेन पर अपनी नजर डाली। वह तिरस्कार से बोली, ओह ये तुम हो लिनचेन। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम केवल युनशी को इस तरह के भोजन का आनंद लेने का खर्च उठा सकते हो। बहन, मैं ही खाना परोस रही हूँ। उसने आज मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, झांग युनशी ने शर्मिंदगी से कहा। क्या तुमने खाने का मजा लिया? कोनवेई के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। ये लिनचेन की तरफ देखते हुए उसकी नजर में भी तिरस्कार भरा हुआ था। युनक्सी, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे निजी तौर पर बात करनी है। कोनवेई ने झांग यूनिक्सी को बिना किसी को और कुछ बताए वॉशरूम की ओर खींच लिया। इसके तुरंत बाद उसने पूरी गंभीरता से कहा, यूनिक्सी, मैं पहले भी इन सब से गुजर चुकी हूँ। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम्हें अपने दोस्त समझदारी से चुनने चाहिए। कुछ दोस्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, वे तुम्हें नीचे भी खींच लेंगे। इसे अप्रभावी सामाजिक संपर्क के रूप में जाना जाता है। तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खासकर तब जब तुम किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रही हो। बहन, लिनचेन एक अच्छा आदमी है। उसने आज मेरी मदद की, झांग युनशी ने एक बार फिर जोर दिया। अच्छा आदमी? कोई भी आदमी अच्छा इंसान नहीं होता। तुम अब जवान नहीं रहे, अब से इतने भूले मत बनो। एक आदमी तभी अच्छा होता है जब वह तुम्हें पैसे देता है, समझे? कोनवेई हताश थी क्योंकि वह जानती थी कि झांग युनशी उससे बेहतर कर सकती है। तुम्हें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी वार्षिक पारिवारिक आय अब मेरे शरीर पर पहनने के लिए कपड़े और गहने खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। हम बचपन में एक ही गांव में नहीं पले बड़े हैं, इसलिए उसके जैसा बेवकूफ मेरा जूता नौकर बनने के भी लायक नहीं है। कोनवेई ने विनम्रतापूर्वक कहा। झांग युनशी के चेहरे पर उदासी छा गई। वह गुस्से से बोली, बहन, मैं तुम्हें मेरे दोस्त के बारे में इस तरह से बात करने की इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करूंगी। कोनवेई ने बोलना जारी रखा, क्या तुमने पहले मेरे प्रस्ताव पर विचार किया है? सिर्फ अपना सिर हिलाकर तुम अपनी अगली फिल्म में सहायक महिला भूमिका और मुख्य महिला भूमिका निभा सकती हो। तुम तुरंत हिट हो जाओगी। बहन, मैंने पहले कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने का फैसला किया है, झांग युनशी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद दृढ़ता से कहा। तुम बहुत जिद्दी हो। क्या तुम कॉलेज में दाखिला लेकर अमीर बन सकते हो? जब तुम मशहूर होगे तो चांसलर भी तुम्हारे साथ खुशामद करने की कोशिश करेंगे। कोनवेई ने एक पल के लिए विराम लिया। तो आज रात यह सभा है, मेरे साथ सभा में आओ। जीएम वांग हमेशा किसी की उपस्थिति की सराहना नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने आपकी सराहना की। इस अवसर को मत छोड़ो। 10 मिनट बाद वे दोनों मेज पर वापस आ गए। किसी समारोह में भाग लेना है। ये लिनचेन ने हैरानी से झांग युनशी को देखा। वह मुंह सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसे लगा कि उसे इस तरह की सामाजिक पार्टी में सबसे कम मजा आता है। झांग युनिक्सी ने सिर हिलाया और विनती करते हुए कहा, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम अकेले कर पाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ इसमें शामिल हो सकते हो? ओह ठीक है, ये लिंग ने सहमति में सिर हिलाया। हे, चूंकि ऐसा है तो हम सब बाद में साथ चलेंगे। कोनवेई ने ये लिनचेन की ओर एक दुर्भावनापूर्ण नजर डाली। उसके जैसे गरीब ब्यासी को इस तरह की सभा में भाग लेने का आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? मैं देखना चाहता हूं कि तब तक तुम खुद को कैसे शर्मिंदा करोगे। दोपहर बाद कोनवेई ने झांग युनशी के लिए एक ड्रेस और उसके साथ पहनने के लिए कुछ गहने खरीदे। वे तीनों तब तक इधर उधर भागते रहे जब तक कि वे शाम 4 बजे न्यू सिटी प्लाजा से बाहर नहीं निकल गए और प्रस्थान के लिए तैयार होकर कोनवेई की कार में बैठ गए। कोनवेई लाल रंग की BMW मिनी कूपर चला रहा था। यह कोई बड़ी कार नहीं थी, इसलिए ये लिनचेन अकेले ही पीछे की सीट पर बैठ सकता था। कोनवेई ये लिनचेन से सिर्फ 4 साल बड़ी थी। हालांकि वह सिर से लेकर पैर तक आलीशान सामानों से सजी हुई थी। उसके पास एक कार और एक घर था जहां वह एक अतुलनीय रूप से शानदार जीवन जी रही थी। वह अपने साथियों की तुलना में बिल्कुल आगे थी। नतीजतन उसने हमेशा झांग युनिक्सी को जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए एक बड़ी बहन की पहचान बनाई थी। वे कार में बिल्कुल भी नहीं बोले। आधे घंटे तक चलने के बाद कार धीरे धीरे धीमी हो गई। उनकी नजरों के सामने एक सुनहरी इमारत दिखाई दी। सूरज की रोशनी में वह एक सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। हेलिंग जिला रुगाव शहर से सीधे जुड़े पश्चिम की ओर स्थित था। ये सुनहरी इमारत हेलिंग शहर में सबसे प्रसिद्ध थी, जिसे गोल्ड टाइकून के नाम से जाना जाता था। इमारत का नाम सुनकर और उसका स्वरूप देखकर ही कोई भी व्यक्ति इस दिग्गज के प्रभाव को गहराई से महसूस कर सकता है। गोल्ड टाइकून के आसपास पहले से ही कई कारें खड़ी थीं। ये लिनचेन ने नजारा देखा और पाया कि वे सभी मर्सिडीज बेंज, BMW और दूसरी मुख्यधारा की लग्जरी कारें थीं। घूमना फिरना और लापरवाही से बात न करना, खास तौर पर इमारत में प्रवेश करने के बाद। मैं तुम्हें मेहमानों से मिलवाऊंगा। इस तरह के आयोजनों में आमंत्रित किए जाने वाले मेहमान सभी अमीर और शक्तिशाली लोग या उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी होते हैं। निवेशक, फिल्म निर्माता और मशहूर हस्तियां होती हैं। शर्मीले मत बनो, इन लोगों से परिचित होना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, कोनवेई ने झांग युनशी से कहा। गोल्ड टाइकून का आंतरिक डिजाइन और भी शानदार था। ऊंची छत से एक विशाल लेकिन महंगा झूमर लटका हुआ था। कमरे में विशाल खंभे लगे हुए थे और दीवारों पर कई तरह की कीमती दुर्लभ पेंटिंग लटकी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हॉल का आकार कम से कम हजारों वर्ग मीटर से ज्यादा था। इस समय पूरा हॉल जगमगा रहा था। सोने की सजावट वाली दीवारें सुनहरे प्रकाश को भव्य रूप से प्रतिबिंबित कर रही थीं। इस जगह का वर्णन करने के लिए कोई भी व्यक्ति धनी, सुंदर, भव्य, शानदार और भव्य शब्दों का उपयोग कर सकता है। हॉल के केंद्र में सभी प्रकार की ब्रांडेड शराब और स्वादिष्ट मिठाइयां पहले से ही फैली हुई थीं। उच्च प्रशिक्षित वेटर और वेट्रेस रिसेप्शन में मेहमानों को परोस रहे थे और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे।
ये लिनचेन ने देखा कि हॉल में पहले से ही 3 से 5 के समूहों में काफी लोग थे। वे अपने छोटे छोटे समूहों में खुशी से बातें कर रहे थे। सभी पुरुष सफल करियर वाले लोगों की तरह सूट और चमड़े के कपड़े पहने हुए थे। महिलाएं अतुलनीय रूप से आकर्षक तरीके से कपड़े पहने हुए थीं और जितना हो सके उतना दिखावटी दिख रही थीं। यहाँ मेरा इंतजार करो, इधर उधर मत घूमो, मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। कोन वेई ने पास में ही खड़े वेटर से ड्रिंक ली। वह अपनी पतली कमर हिलाते हुए चली गई और भीड़ में घुल मिल गई। लिनचेन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनकर अच्छी लग रही हूँ? झांग युनशी ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह लगातार खुद को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसने एक शुद्ध सफेद ऑफ शोल्डर फुल ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरत हंसली की हड्डियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। उसकी पोशाक का कपड़ा इतना सफेद था कि वह लगभग पारदर्शी लग रही थी। उसकी पोशाक में से परी के पंखों की तरह हल्का सा प्रकाश परावर्तित हो रहा था, फिर भी वह बिल्कुल भी उजागर नहीं हो रही थी। उसकी पोशाक के निचले हिस्से में एक विभाजन था। ये सुंदर ढंग से फैला हुआ था और युवा युवती की लंबी और पतली टांगें जैद की तरह गोरी दिख रही थी। पोशाक के कोने वाले हिस्से में हीरे जड़े हुए थे। चमकते हीरे अनगिनत खूबसूरत उसकी बूंदों के बराबर थे। अनगिनत नंगे सीने वाली पोशाकों को अस्वीकार करने के बाद यह एकमात्र पोशाक थी जिसे झांग युनशी ने पहनने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इसके बावजूद वह अभी भी बहुत अजीब और असहज महसूस कर रही थी। तुम खूबसूरत हो, तुम इस पूरे हॉल में सबसे खूबसूरत महिला हो, ये लिनचेन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। उनकी टिप्पणी में अतिशयोक्ति करने का जरा भी इरादा नहीं था। झांग यूनिक्सी एक ऑर्किड की तरह सुंदर थी। वह सरल, सुंदर और शुद्ध थी। चाहे वह उसकी गुणवत्ता हो या उसका दृष्टिकोण, उसकी तुलना यहाँ की मुख्यधारा की महिलाओं से कभी नहीं की जा सकती। आसपास के लोग कभी कभी झांग युनशी की ओर देखते थे। यहाँ की औरतें चाहती थीं कि वे उससे निगल जाएं। झांग युनशी की उपस्थिति के कारण ये लिनचेन भी पूरे दृश्य का केंद्र बन गई थी। पूरे हॉल में वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने सस्ते कपड़े पहने हुए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके साथ सबसे खूबसूरत महिला थी। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न करना उसके लिए मुश्किल था। ये लिनचेन ने इन लोगों की नजरों का सामना करने के बावजूद सहजता से व्यवहार किया। उसने शांति से मिठाइयां खाईं। युनशी, अपने आसपास के लोगों की नजरों पर ध्यान मत दो। उन्हें बिजू का समझो। मिठाइयां बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या तुम कुछ चखना चाहोगी? हे, जरूर। झांग युनशी मुस्कुराए और उसकी घबराहट थोड़ी शांत हो गई। कोन वेई अपने मित्रों के समूह में चली गई और आधुनिक वेशभूषा पहने युवतियों के समूह में शामिल हो गई। कोन वेई, क्या वह आपकी बहन है? वह सुंदर है, जैसी की उम्मीद थी। वह अच्छी दिखती है, उसके लिए कभी भी कम कीमत मत मांगना। तुम सच में एक सक्षम बहन हो। तुम अपनी बहन के लिए एक अमीर शुगर डैडी ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत कर रही होगी। क्या ये तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है जो उसके बगल में खड़ा है? वह घटिया लग रहा है। कोन वेई ने ठंडे स्वर में कहा, बकवास, वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वे दोनों बचपन में एक ही गांव में पले बड़े थे। वह हमेशा मेरी बहन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये कैसा मामला है? जैसे एक मेढक हंस का मांस खाना चाहता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तरस रहा है जिसके लिए वह योग्य है। अरे नहीं, तुम्हें तो सावधान रहना चाहिए। तुम्हें अपनी बहन को ठीक से समझाना चाहिए कि वह उसके जैसे डायोसी से परेशान न हो, नहीं तो तुम्हारी बहन की जिंदगी भर की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। ये सही है। उसके जैसी लड़की तथाकथित प्यार में विश्वास करती है। वह जुनून के एक पल में धोखा खा जाएगी। उसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है। कोन वेई ने सिर हिलाया। मैं उसे साथ ला रहा हूं ताकि वह दुनिया में अपने अनुभव को समृद्ध कर सके। मैं उसे जीएम वांग से मिलवाने जा रहा हूँ। जीएम वांग। वे औरतें एक दूसरे की आंखों में झांक रही थीं। वे सभी एक साथ गहरी भावना के साथ मुस्कुराई थीं। कोन वेई खुद जीएम वांग की रखैल थी। हालांकि यह अफवाह थी कि जीएम वांग को हाल ही में एक जादूगरनी ने बहकाया था। कोन वेई पहले से ही बदनाम थी, इसलिए वह अपनी बहन को अपने शिविर में शामिल करने के लिए तैयार थी।